स्टार्ट करते हैं। देखो आज की किताब, ठीक है, आज की किताब में बहुत मेहनत लगी है पढ़ने में, ठीक है, मेरे को 1 महीने से ऊपर लग हो गया पढ़ते हुए। दिखने में थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा शिफ्ट होता है। मैं थोड़ा थोड़ा लिखता भी रहूँ, तो आप लोग भी लिखते रहना। आज की किताब का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये किताब लिखी गई है डैनियल गोलमैन ने। अब इस बार ना पता क्या है, गोलेमैन। अब इस किताब की खास बात यही ना यार, इस ऑथर का नाम अगर याद रह जाए ना तो वो अच्छा पॉइंट रहेगा, क्योंकि इस ऑथर को कोट अगर आप करोगे तो वो प्लस पॉइंट रहेगा। कहीं भी आप कोट करो कि मतलब ये इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने दिया, ठीक है, तो एक नाम वैसा अपने आप याद हो जाएगा। मैं जब पढ़ाऊंगा तो इतनी बार इनका नाम ले लूँगा, ये अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस, थोड़ी इमोशन वाली बात आ गई इसमें, तो अब हम देखते हैं इसके बारे में क्या है। पहली बात कि थोड़ा सा फिलोसफिकल टॉपिक टाइप हम कह सकते हैं, थोड़ा सा अलग टॉपिक है, और ये ना नॉर्मल किताबों में नहीं जो है नहीं मिलेगा आपको। जैसे अभी चलती है ना जहाँ बहुत सारी किताब, एटॉमिक हैबिट हो गई, रिच डैड पुअर डैड हो गई, सुनी होगी नाम, और भी कई सारी जो मतलब फेमस किताब चलती है ना, कि मतलब ये चल रही है ये पढ़ लो, स्टूडेंट को जो रिकमेंड करते हैं यूट्यूबर्स की ये पढ़ लो। कौन सी वो एल्केमिस्ट सुनी होगी नाम है, वो चलती है, वो पढ़ लो। साइकोलॉजी ऑफ मनी करके एक किताब है, नेपोलियन हिल की है शायद, वो पढ़ लो, है ना। वो किताब नहीं होती ना, किताब ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है। और फेमस क्यों नहीं, क्योंकि ये ना बहुत डीप किताब है और थोड़ी फिलोसफिकल, जैसे मैंने बताया वो है। इस किताब में ना पूरे, इस किताब में नहीं मतलब इस किताब में जो है बहुत सारे फिलोसफी का एक तरह से क्रक्स रखा हुआ है। तो इस किताब को अगर हमने समझ लिया ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे लाइफ के भी क्लियर हो जाएंगे, और ये वाले कॉन्सेप्ट जो हम कहीं बोल भी सकते हैं इंटरव्यूज वगैरह में, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, ठीक है। डैनियल गोलमैन ने इसकी शुरुआत करी। अब देखो इस किताब में क्या क्या है, इस किताब में ना सबसे पहले इन्होंने इंटेलिजेंस को समझाया हुआ है, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाया। शुरुआत में थोड़ा बोरिंग लगेगा, ठीक है, बट एक टाइम के बाद आप से आएगा इस किताब को, तब आएगा आपको समझ में ढंग से। तो पहली बात हम थोड़ी फिलोसफी की बात करते हैं, ठीक है, पहले फिलोसफी की बात करते हैं फिर इस किताब पर आएंगे। अब देखो फिलोसफी अगर हम बात करें तो अगर आप देखो कि स्कूल में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर कुछ लोग बी.कॉम करते हैं, फिर कुछ लोग बी.टेक करते हैं, कुछ लोग बी.एससी करते हैं, बट एट दी एंड आप देखोगे ना तो सब लोग अगर और हाई स्टडीज करते हैं तो एम.फिल लग जाता है, यानी कि मास्टर्स ऑफ फिलोसफी, या पी.एच.डी करते हैं तो उसको भी फिलोसफी से ही कनेक्ट किया जाता है। यानी कि पढ़ाई आप कहीं से भी खत्म शुरुआत करो, जब आपकी पढ़ाई का हायर लेवल होगा ना वो फिलोसफी पे कनेक्ट होता है। यानी कि फिलोसफी एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे हम चीज़ों को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन के जवाब हम ढूंढते हैं जो नॉर्मल ज़िंदगी में हमको देखने को नहीं मिलते। जैसे साइंस है, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं सारे, और फिलोसफी डिफरेंस पहले इस किताब में ये बताया गया। मैं पूरी किताब पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो थोड़ा शुरुआत में बोल रहेगा, मैं बता ही रहा हूँ। साइंस और फिलोसफी में ऑथर ये बताते हैं कि देखो अगर साइंस है तो साइंस अगर आपको बता रही है कि लेटर से एक एटम है, और वो एटम के अराउंड लेटर से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो तो घूमते ही हैं, तो साइंस आपको बताएगी कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, साइंस आपको बताएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट में घूमते हैं, साइंस आपको बताएगी कि इस रफ्तार से घूमते हैं। बट फिलोसफी आपको ये क्वेश्चन जानने में मजबूर करेगी कि क्यों घूमते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्यों घूमते हैं। इन टाइप की थिंकिंग पे हमको ले जाती है फिलोसफी। कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद साइंस में नहीं है, उस टाइप की थिंकिंग पे ले जाती है फिलोसफी। तो फिलोसफी का बहुत ही छोटा डोमेन है हमारा ये इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे इंडिया में अगर हम फिलोसफी की बात करें तो उसको दर्शन बोलते हैं, सुना होगा ना कि दर्शन की पढ़ाई मैं कर रहा हूँ। दर्शन का मतलब क्या होता है अगर हम ध्यान से देखें। अब इस सब कुछ इस किताब में है, मैं अपने सब तरह से कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। तो दर्शन की बात करेंगे तो दर्शन क्या है कि दर्शन को फिलोसफी को हिंदी में दर्शन बोलते हैं। दर्शन का मतलब होता है देखना, जैसे दर्शन करने के मंदिर के, राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। दर्शन का मतलब होता है आंखों से देखना है, मैं आपको देख रहा हूँ यानी कि मैं आपको दर्शन कर रहा हूँ। बट फिलोसफी में दर्शन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ देखना जो रियल लाइफ में हमको देखने को नहीं मिलती, कुछ ऐसे सवालों के जवाब, ठीक है। जैसे इस किताब में बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने। लेटर से कोई भी, मान लो लेटर से ये पेन है, अभी पेन मतलब मान लो ये वाइट कलर का पेन है, ठीक है। अब इस बुक में बोलेगा कि लेटर से ये रहा पेन, ये ऑब्जेक्ट है पेन का, ठीक है। तो यहाँ से मान लो रे ऐसे आई और रे जो है ऐसे गई, और हमारी आंखों में जो है रे गिरी, ये रही हमारी आंख, और यहाँ पे रे गिरी। तो जब आंखों में रे गिरी तो ये आंख के जो हमारे नर्व्स होती हैं ये कहाँ गया, ब्रेन पे गया। और जब ये ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है, अब ब्रेन में गया तो ब्रेन ने जो है इसको आइडेंटिफाई किया कि ये ऑब्जेक्ट है, या फिर ये एक ऑब्जेक्ट है, या फिर गाड़ी है, या फिर घोड़ा है, या फिर कुछ भी
क्लासिफिकेशन हुआ, और क्लासिफिकेशन में पता चला कि ये पेन है, और पेन में भी फिर क्लासिफिकेशन हुआ कि ये वाइट है, कि ये ब्लैक है, कि ये ग्रीन है, कि ब्लू है, जो भी है, लास्ट में आंसर है वाइट है। ठीक है, अब इस किताब में ये बोला है कि ये मतलब एक स्टेप नंबर 1 ही होता है कि हमारी आंखों पे रेज आए, स्टेप नंबर 2 होता है कि आंखों से जो है हमारे दिमाग पे जो है सेंस जाए कि क्या है, और दिमाग से एक क्लासिफिकेशन हो स्टेप 3, और क्लासिफिकेशन से उसका कलर हो स्टेप 4। यानी कि मैं इस किताब में ये बताया गया है कि कोई भी चीज़ हमको दिख रही है ना, वो हमारा ब्रेन उसको ऐसा प्रतीत कर रहा है, बट अगर यहाँ पे कुछ ऑल्टरेशन होता है इस प्रोसेस में, मान लो जो लाइट आ रही है यहाँ से लाइट आएगी, ये साइंस बताती है आपको, साइंस ये बताती है कि लाइट स्ट्रेट लाइट में ट्रैवल करती है और यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये आपको साइंस बताती है। बट फिलॉसफी ये बोलेगी कि यहाँ से यहाँ तक आएगी, बात की क्या गारंटी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, ये ऊपर भी तो जा सकती है, नीचे भी तो जा सकती है, सीधी ही क्यों आ रही है, यानी कि इस डीप लेवल तक जाती है फिलॉसफी में। ठीक है, मैं कोई बात मैं पहले बता दूँ, मैं कोई फिलॉसफी का ज्ञान वाला बाबा तो हूँ नहीं, बट जो उस किताब में लिखे मैं बस वही बताऊँ। ठीक है, तो मैं साफ बताता हूँ, मेरे को नहीं आती है फिलॉसफी, ना मैं कोई कहीं का वो, बस एक किताब है आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको ये है कि मैंने किताब पढ़ ली बस। अब कुछ कुछ थॉट होंगे, आप मेरे को बताओगे कि यार ये भी नया आप ऐड कर सकते हो, कुछ मैं बताऊंगा कि यार ये नई चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो कुछ वो नहीं कि मैंने पढ़ ली तो हो गया काम, आपके भी इनपुट्स आते रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा उससे। अब देखो, तो लाइट यहाँ पे पड़ी, लाइट यहाँ से गई, यहाँ को गई, अगर हम यहाँ पे ऑल्ट्रेशन कर दें कुछ, अगर यहाँ पे मान लो साइंस हमको ये बताती है कि आंखों के नर्व्स जो है ब्रेन तक सिग्नल जाता है, ठीक है, बट वो जाता है, अगर वो जाता है तो ये साइंस हमको बता रही है, बट फिलॉसफी हमको ये बोलेगी कि जा रहा है वो, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, और क्या गारंटी कि वो जाएगा ही जाएगा, और क्या क्या गारंटी कि मान लो अगर नर्व्स जो है, मान लो ए सिग्नल है तो जरूरी थोड़ी कि ए ही पहुंचे, हो सकता है यहाँ पे बी पहुंचे, है ना, और जब क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत हो सकती है और इन सब चीज़ों में दिक्कत हो सकती है, इसका मतलब जो चीज़ दिख रही है ना, जो भी चीज़ हमको दिख रही है, जो भी चीज़ दिख रही है वो बस प्रतीत हो रही है हमको कि वो ऐसे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अल्टरेशन जो है वो हो सकता है। फिलॉसफी बस ये बताती है कि, फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन बोलते हैं, दर्शन ये बताता है कि जो चीज़ जैसी होती है वो वैसी नहीं दिखती, थोड़ी वैसी बात है, जो चीज़ होती है वो वैसी नहीं दिखती, और अगर आपको उन क्वेश्चन को ढूंढना है तो आपको जो है फिलॉसफी को पढ़ना पड़ेगा, ये फिलॉसफी के बारे में वो बताते हैं इस किताब में। ठीक है, और दूसरी बात इस किताब में ये बताते हैं कि इसका मतलब होता है दर्शन, और आपने वो देखा होगा शिव जी की जो तीसरी आंख खुल जाती है वो भी देखा होगा, गौतम बुद्ध की इमेज देखी होगी, जो गंधार आर्किटेक्चर होता है, आर्ट आर्किटेक्चर होता है, यानी गंधार फॉर्म में आर्किटेक्चर होता है गौतम बुद्ध का, यानी गौतम बुद्ध की मूर्ति है, गौतम बुद्ध की मूर्ति में देखा होगा यहाँ पे उनकी तीसरी आंख होती है, लॉर्ड शिवा की देखी होगी यहाँ पे तीसरी आंख। तीसरी आंख का मतलब क्या है? तीसरी आंख का मतलब ये नहीं कि गुस्सा आ गया, तीसरी आंख का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज देख ली जो मतलब जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाते, उस चीज के दर्शन हो गए, और दर्शन जो होती है वो तीसरी आंख से ही होती है। फिलॉसफी का मतलब यही है कि फिलॉसफी में हम जो है अपनी तीसरी आंख को खोलते हैं, ठीक है, अपनी तीसरी आंख को खोलते हैं, हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के जो है जवाब ढूंढते हैं जो नॉर्मल जिंदगी में नहीं होते। अब ये सारी जो बातें हैं ना, ये सारी जो बातें हैं, इसको बोलते हैं एपिस्टीमोलॉजी, इसको बोलते हैं एपिस्टीमोलॉजी, मैं लिख देता हूँ एपिस्टोमोलॉजी, स्पेलिंग तो एपिस्टीमोलॉजी बोलते हैं। अभी एपिस्टीमोलॉजी जो है इस किताब का डोमेन नहीं है, इस किताब में हम इतना डीप की बात नहीं करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, हम फिलोसफिकल बेस को लेकर चलेंगे, यानी कि ब्रॉड माइंड को लेकर चलेंगे, और इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आप बस फिलोसफी बताया होता क्या है, ठीक है, उतना डीप नहीं जाना, क्योंकि आप डीप कौन जाओगे, कोई बताने वाला भी तो होना चाहिए, मैं खुद जो है फिलोसफर नहीं हूँ। ठीक है, पहले इस किताब के इंट्रोडक्शन में फिलोसफी बताएगी होती है, तो मैं आपको उस सीक्वेंस में ही लेके चल रहा हूँ ताकि कोई टॉपिक छूट ना जाए। समझ में आ गया ना फिलोसफी का मतलब क्या है, फिलोसफी क्या बात करती है, और ये ब्रांच जो है फिलोसफी की, इसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, कि जो दिख रहा है वो होता नहीं, बड़े लोग फिलोसफर वाली बात करते हैं ना, तो वो चीज़ है। जैसे गौतम बुद्ध को जब निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो वो ऐसी चीज़ थी कि वो किसी को बता नहीं पा रहे थे कि जो मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हुई है अपने 4 साल के अध्ययन में, 4 साल के अध्ययन में मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध ये बताते हैं कि मैं मतलब ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई मेरे को जिससे मेरे को इतना प्लेजर मिला कि मैं बता नहीं पाया, यानी कि गूंगा अगर अपनी बात बोलना चाह रहे हैं तो कैसे बोलेगा, बोल ही नहीं पाएगा। तो गौतम बुद्ध जो है अपनी बात को ये बोलते हैं कि वो फिलोसफिकल बातें थी सारी जो मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हुई। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इंट्रोडक्शन में ये था। अब आसान टॉपिक पढ़ते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब देखो क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस, 2 वर्ड से मिलकर बना, इमोशनल और इंटेलिजेंस। पहले हम इंटेलिजेंस सीखेंगे कि इंटेलिजेंस क्या है। अगर इंटेलिजेंस समझ आ गया तो उसमें इमोशनल जोड़ देना बस, तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि इमोशनल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना
और अंडरस्टैंडिंग के बाद उसमें एक अपना डिसीजन लेना, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना, उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं। जैसे स्कूल में बोला करते हैं ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है, ये तो बड़ी इंटेलिजेंट है, उसका मतलब क्या है, वो क्वेश्चन को समझ पा रही है ना, वो साइंस को समझ पा रही है, वो लैंग्वेज को समझ पा रही है ना, और उसके हिसाब से वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पा रही है, वो उसको इंटेलिजेंस बोल रहे हैं। अब हम शुरुआत से अगर बात करें, एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, यानी कि ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें, तो इंसान का कंपटीशन इंसान के साथ रहा है, और इंसान का कंपटीशन अपनी ही दूसरी स्पीस के साथ भी रहा है ना। जैसे इंसान और लायन, इनके बीच में आपस में कंपटीशन रहा है, बट एट द एंड होता क्या है कि इंसान की जीत होती है। इंसान जो है अपने आप को सेंट्रलिटी पे रख के दुनिया में एक उभरती हुई स्पीसीज बनता है। वो कैसे बनता है? इंटेलिजेंस की मदद से बनता है, क्योंकि अगर मसल पावर से बनना होता तो आज एलिफेंट या लायन जो है वो डोमिनेट कर रहे थे। तो इससे हमको ये समझ में आता है इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। अब इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, ये बात तो सबको पता थी, स्कूलों में कॉलेज में सब यही पढ़ाते हैं कि इंटेलिजेंट आप हो जाएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट हमको ये देखना है कि शुरुआत से ही इंटेलिजेंस का महत्व जो एंथ्रोपोलॉजी में रहा है, यानी कि एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक हमारा इंटेलिजेंस का महत्व रहा है। ठीक है, तो शुरुआत में इंटेलिजेंस को ये बस यही समझा रहे हैं। अब उसके बाद देखो, अब इसके बाद ना कुछ कुछ चीज़ों को ये कंपेयर करते हैं, क्या जानवर में इंटेलिजेंस होती है, प्लांट में इंटेलिजेंस होती है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव बात, देखो जानवर में तो इंटेलिजेंस होती है, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जैसे पैरट होता है वो चीज़ों को समझ लेता है, इंटेलिजेंट होता है। डॉल्फिन की बात करें, वो चिंपैंजीज की बात करें, इनमें तो होती है इंटेलिजेंस। बट अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, लेटर से कोई फ़ोन या कोई टेबल हो गया या चेयर होगी, क्या उसमें इंटेलिजेंट होगी? उसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होगी ना। अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन में करंट बह रहा है, और अगर करंट बह रहा है, वायर में करंट बह रहा है, तो क्या उसमें इंटेलिजेंस होगी? तो उसमें भी नहीं होनी चाहिए। बट ऑब्जेक्ट को ही कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया कि उसमें इंटेलिजेंस आ गई, उसमें इंटेलिजेंस आ गई। मशीन लर्निंग जिसको बोलते हैं, एआई बोलते हैं। रोबोट जो है अपना डिसीजन खुद ले पाता है। रोबोट को अगर खोल के देखो तो एक तरह से मशीन ही तो है, यानी कि ऑब्जेक्ट ही तो है वो, ऑब्जेक्ट में बस करंट ही तो बह रहा है, एक तरह से वही तो, पर वो अपना डिसीजन ले पा रहा है। तो इस किताब में जो है शुरुआत में ये बोला है कि इंसानों में इंटेलिजेंस होती है, एनिमल में भी होती है, और प्लांट्स में भी होती है। उसके साथ जैसे सनफ्लावर होता है, वो सूरज की तरफ जो है अपना मुंह कर लेता है जहाँ सूरज जा रहा होता है, तो वो सेंस कर लेता है और इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो उधर घूम जाए। जैसे टच मी नॉट प्लांट है, अब टच मी नॉट प्लांट होता है जो होता है, उसको छू तो मुरझा जाता है, वो इंटेलिजेंस नहीं है, वो उसका एक रिफ्लेक्स एक्शन है कि छुएगा तो मुरझा जाएगा, छुएगा तो मुरझा जाएगा। उसमें उसको दिमाग थोड़ी लगाना है कोई कि छुएगा तो मुरझा जाएगा। तो अगर वो शुरुआत में बता रहा हूँ, बोरिंग लगेगा, पर थोड़ा और सहना पड़ेगा। तो इंटेलिजेंस में ये बता रहे हैं कि एनिमल के पास, ह्यूमन के पास इंटेलिजेंस होती है, और ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं उसमें भी इंटेलिजेंस होती है, जैसे मशीन लर्निंग और एआई की बात करें। बट डिफरेंस कहाँ जाता है? इंटेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है कि किसकी इंटेलिजेंस कितनी है, किसकी इंटेलिजेंस कितनी है। ठीक है, अब इंटेलिजेंस को डिफाइन करने की बात करें तो प्रॉपर कोई डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बट कुछ लोगों ने ट्राई करी कि इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया जाए। तो पहली एक डेफिनेशन आई इंटेलिजेंस की कि कोई लॉजिकल थिंकिंग जो कर लेता है ना, उसको इंटेलिजेंट बोला। जैसे कि कोई मैथ का सवाल कर लिया, साइंस को समझ लिया, वो इंटेलिजेंट उसको बोला गया। अब उसके बाद जो है लॉजिकल के बाद जब दूसरी इवोल्यूशन आई इंटेलिजेंस को डिफाइन करने की, इंटेलिजेंस होती क्या है, इंसानों में है, सब में है, पर उसको और डीपली अंडरस्टैंड किया जाए। क्योंकि जैसे लॉजिकल की बात करें कि जो मैथमेटिक्स और साइंस को समझ ले वो इंटेलिजेंट है, पर कोई अगर जो बड़े अच्छा शेर लिखता है, शायरियाँ लिखता है या पोएम लिखता है, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? वो भी तो एक तरह का इंटेलिजेंट हुआ, वो भी तो एक तरह का इंटेलिजेंस ही हुआ। तो ना 8 तरह के इंटेलिजेंस को डिफाइन किया गया अभी करंट में, 8 तरह के इंटेलिजेंस को डिफाइन किया गया। अब मैं बता रहा हूँ, डैनियल गोलेमैन का नाम अभी तक आएगा नहीं। अभी शुरुआत में बोरिंग बोरिंग चीज़ें लगेगी, बहुत बोरिंग, पर आगे देखना कुछ ऐसा निकल के आएगा जो बहुत ही आपने सुना तक नहीं हुआ, या हो सकता है सुना भी तो मजा आ जाएगा सुन के। ठीक है, तो 8 तरह की इंटेलिजेंस हो गई। नॉर्मल म्यूजिक इंटेलिजेंस हो गई, या बॉडी इंटेलिजेंस, कोई अपनी बॉडी को इस तरह से मूव कर ले इंटेलिजेंट वे में, अंडरस्टैंड करे अपनी बॉडी को और मूव करे, उसकी बॉडी की इंटेलिजेंस। एक होती है इंटर इंटेलिजेंस, एक होती है इंटर इंटेलिजेंस, मतलब कई सारी 8 तरह की इंटेलिजेंस डिफाइन करिए, वो पढ़ने की जरूरत नहीं, इस किताब में लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो कहानी यहाँ से शुरुआत होती है, कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अब यहाँ पे रोल आता है डैनियल गोलमैन का। ठीक है, डैनियल गोलमैन एक बात बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बुक की रियल शुरुआत है। शुरुआत में इंट्रोडक्शन होता है ना, थोड़ा बोरिंग सा होता है, वो बोरिंग वाला पार्ट था। अब डैनियल गोलमैन की शुरुआत हुई। डैनियल गोलमैन एक बात बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि जैसे 8 तरह के इंटेलिजेंट है, 8 तरह की इंटेलिजेंस, उसमें 2 तरह के इंटेलिजेंस को अगर हम मिला दें ना,
दो तरह की इंटेलिजेंस को अगर हम उसका कॉम्बिनेशन कर दें तो वो बनेगी इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको बोला गया इंटर इंटर इंटेलिजेंस, इंटर इमोशनल इंटेलिजेंस और इंट्रा इंटेलिजेंस। यानी कि अगर आप जो है, अगर आप अपने इमोशन को समझ रहे हो और आप अपने सामने वाले के इमोशन को भी समझ रहे हो और आप अगर अपने इमोशन को रेगुलेट कर पा रहे हो और सामने वाले के इमोशन को भी रेगुलेट कर पा रहे हो, तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन हो, यानी कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक है। और भगवत गीता जो है और डैनियल गोलमैन दोनों एक ही बात बोलते हैं कि इंसान को ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। और उसके प्रूफ इन्होंने दिए हुए हैं, हम पढ़ेंगे इसके प्रूफ। इस किताब में बस ये है कि क्या मतलब क्यों बोल दिया, ऐसे हवा में बोल दी बात, तो इसमें इन्होंने प्रूफ भी बताया हुआ है। तो अब इस किताब का मेन सार पता है क्या, इस किताब की शुरुआत यहीं से होती है कि किसी भी इंसान को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर फोकस करना है रेदर इंटेलिजेंस। ठीक है। अब एक स्टडी हुई थी, डैनियल गोलमैन की ही रिसर्च में एक स्टडी हुई जिसमें इन्होंने बोला कि हम चेक करते हैं कि किस इंसान में कितनी इंटेलिजेंस होती है। जैसे आप हम 4 लोग हैं इस क्लास में, तो हम चारों में से इंटेलिजेंट ज़्यादा कौन है ना, और हम में से इंटेलिजेंट सबसे कम कौन है, और किस बात पे हमारी इंटेलिजेंस जो है डिपेंड है। मान लो आप हो और आप मान लो कितने इंटेलिजेंट हो, हमको अगर जांचना है बैठ के, और आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो क्यों, है ना, मैं इतना वीक क्यों, और आपने ऐसा क्या कर दिया कि आप इतने इंटेलिजेंट होगा, मैं वीक रह गया। ठीक है। इसकी स्टडी करने की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले इंटेलिजेंस फोकस करेंगे, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस करेंगे। तो जो स्टडी हुई, रिजल्ट मिलता है ये है, उन्होंने स्टडी करी थी, किस पर पता है, उन्होंने स्टडी करी थी ट्विंस पे और सिबलिंग्स पे। उन्होंने स्टडी करी थी ट्विंस पे और सिबलिंग्स पे। ट्विंस के जो है जेनेटिक कैरेक्टर जो है एकदम सेम होते हैं, डीएनए वगैरह है ना, अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, और उनके पास फिंगरप्रिंट ही अलग होता है। ट्विंस पे स्टडी करी और सिबलिंग पे स्टडी करी, और वो ये पाते हैं, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एक केस स्टडी में ट्विंस को जो है अलग जगह रख दिया, डिफरेंट, और एक जगह में सेम रखा। यानी कि अगर 2 ट्विन है, मान लो एक ट्विन ही दूसरा ट्विन है, तो पहले वाले केस में बोला कि आप दोनों जो है सेम घर में रहोगे, सेम सिचुएशन मिलेगी, सेम पढ़ाई मिलेगी, सेम खाना मिलेगा, सब कुछ सेम मिलेगा, और आपको ट्विन। ठीक है। तो एक के इंटेलिजेंट होने से दूसरे पे कितना प्रभाव पड़ेगा, उसकी जब स्टडी करेगी तो कोरिलेशन आया, और कोरिलेशन आया 0.9। यानी कि हमको इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई 2 ट्विन है और वो 2 ट्विन अगर एक ही कंडीशन में रहते हैं, एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही खाना खाते हैं, तो अगर एक इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ेगा ना, बात ट्विन की बड़ी याद रखना, तो दूसरा भी इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ेगा। और उनका कोरिलेशन क्या, 0.9 समझना। कोरिलेशन पता है ना क्या होता है, कोरिलेशन यानी कि एक के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से दूसरे पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। अब जब ना ट्विंस में सेम की जगह डिफरेंट, इस उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, तो पहले हम सेम इन्वायरमेंट में हमको 0.9 मिला, पर जब उन्हीं ट्विंस को जो है हमने अलग कर दिया, मान लो आप और मैं ट्विंस थे, जब आप और मैं ट्विंस थे तो हमको जब एक घर में रखा, मान लो आप इंटेलिजेंट होते गए, तो ना उसके साथ मेरे इंटेलिजेंट होने का फैक्टर 0.9 था। यानी कि अगर आप जो है बढ़ रहे थे तो मैं भी बढ़ रहा था आपके साथ साथ, क्योंकि हम दोनों ट्विन थे। पर मान लो हम दोनों ट्विन थे, आप चले गए मान लो बेंगलोर तक, वो जगह नहीं चले गए, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, पर है तो हम ट्विन। तो अगर आप वहाँ पे अगर आप जो है इंटेलिजेंट होते जाओगे तो मेरे पे कितना जो है फर्क पड़ेगा, तो उसका जो आंसर आया ना, उसका आया 0.72। ये डेटा से हमको आंसर मिले, यानी कि हमको इतना पता चल रहा है कि ये भी बहुत ज़्यादा फैक्टर है 0.72, यानी कि 0.72 फैक्टर से जो है उसकी ग्रोथ होगी। यानी कि अगर आपकी ग्रोथ जो है 1 की हुई तो मेरी 0.72 की होगी। ठीक है। इससे हमको पता चल रहा है कि हमारे जीन अगर सेम है ना, अगर आपके और मेरे जीन सेम है ना, तो हमारी इंटेलिजेंस भी ना सेम ग्रोथ से ही ग्रो करेगी आपके और मेरी। अब हम सिबलिंग की बात करते हैं, सिबलिंग के जो है वो सब जेनेटिक जो है सेम नहीं होती सिबलिंग्स के, और सिबलिंग को भी हमने क्या करा, पहले डिफरेंट रखा फिर सेम रखा। जब हमने सिबलिंग को जो है सेम रखा, यानी कि सिबलिंग है भाई बहन थे या भाई भाई थे या बहन भाई थे, जो भी कॉम्बिनेशन में बनाना चाहो, अगर हमने उनको जो है साथ में रखा, सेम जगह रखा, तो उसका आंसर आया 0.5। यानी कि देखा इनका जेनेटिक अलग था और सेम जगह हमने रखा तो 0.5 उसका कोरिलेशन आता है। पर अगर हम उसको डिफरेंट जगह रखते हैं तो 0.25 आता है डिफरेंट जगह। इससे हमको क्या समझ आ रहा है, ट्विन के केस में जेनेटिक जो है वो सेम होता है, और सिबलिंग के केस में जेनेटिक जो है वो डिफरेंट होता है। सेम जेनेटिक और सेम जगह रह रहे हैं तो उनका आईक्यू भी जो सेम लेवल से बढ़ता जाएगा, और सेम लोग सेम जेनेटिक वाले लोग अगर अलग जगह रह रहे हैं
तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके इंटेलिजेंस पे। तो हमारा जो मतलब ट्विंस में डिफरेंट जगह तो आई हमारा जो है 0.72 के दर से पड़ेगा। हम सिबलिंग की बात करें, सिबलिंग को अगर हमने एक घर में रख दिया, आप और मैं एक घर में रहते हैं, पर हमारे सिबलिंग तो हमारे जीन तो अलग हो गए ना, वो जेनेटिक तो हमारी अलग हुई। अब जेनेटिक जब अलग हुई तो हमारी इस ग्रोथ से बढ़ा 0.5। और आप और मैं अगर हम भाई 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 हैं, हमारा जो है सिबलिंग है, हम ट्विन नहीं है, और सिबलिंग है तो हमारे जेनेटिक अलग हुआ और हमको फिर भी दूर रख दिया, तो हमारा जो है ग्रोथ कम दिखी। यानी कि अगर आप जो है बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे तो मेरे अंदर उतना चेंज हमको देखने को नहीं मिला। एक केस स्टडी और की गई, ट्विन की केस स्टडी करी गई, एक केस स्टडी और करी गई हमारी, जिससे वो होता है ना अडॉप्टेड चाइल्ड। यानी कि मान लो आपने एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर लिया, मैं ही हूँ, मैंने एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया, वो चाइल्ड किसी पेरेंट का होगा, पर मैं मान लो मैं जो हूँ मैं बहुत बिल गेट टाइप इंसान हूँ, बहुत अमीर हूँ, मेरे स्कूल चलते हैं बड़े बड़े और मैं बेस्ट एजुकेशन दे सकता हूँ बच्चे को। तो मैं जब उस बच्चे को लाता हूँ और ये एनवायरनमेंट देता हूँ कि ये एनवायरनमेंट है, यहाँ पे जो है स्टडीज़ वगैरह होगी, आपके पास लाइब्रेरी भी है, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, तो उसका जो इंटेलिजेंस है वो नहीं बढ़ा, क्योंकि उसका इंटेलिजेंस है वो डिपेंड करा अपने बायोलॉजिकल पेरेंट पे। तो हम कह सकते हैं किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस जो होती है ना, उसकी जेनेटिक पे डिपेंड करती है ज़्यादा, उसकी जेनेटिक पे ज़्यादा डिपेंड करती है। कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट दे दो, एक लेवल के बाद उसकी इंटेलिजेंस नहीं बढ़ी जा सकती, एक लेवल के बाद उसकी जेनेटिक नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि उसकी जेनेटिक जो है वो वैसी है। तो अडॉप्टेड चाइल्ड की बात करें तो इट डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल पेरेंट पे डिपेंड किया गया उनका इंटेलिजेंस, कि आप कितने इंटेलिजेंट होंगे कितने इंटेलिजेंट नहीं होंगे ना, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी जेनेटिक क्या है। ठीक है, और ये केस स्टडी में पाया गया। ठीक है, आप मान लो कितने भी अच्छे कॉलेज स्कूल में जो है बच्चे को पढ़ा लो, अगर उसके जेनेटिक में दिक्कत है तो एक लेवल के आगे वो नहीं आ सकता। हम बस एक लेवल तक पुश कर सकते हैं उसको, एक अच्छे इन्वायरमेंट में देखें। लेट ऐसे इसमें जैसे हम इस बात सिबलिंग की बात करें, सिबलिंग में भी हमने जब डिफरेंट एनवायरनमेंट दिया तो भाई उनका कोरिलेशन देखो ज़्यादा बहुत कम आ रहा है कोरिलेशन। यानी कि अगर एक बच्चा पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा अगर दूसरे बच्चे पे उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ी मतलब अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है ना कि हमारा इंटेलिजेंस किस पे डिपेंड कर रहा है। हमारा इंटेलिजेंस जो वो है वो जेनेटिक पे डिपेंड कर रहा है, ना कि हमारे इन्वायरमेंट पे। तो आप अगर मेरे पास पढ़ने आ रहे हो और आप अगर कहीं और इससे बढ़िया टीचर नहीं है, मेरे से बढ़िया, मैं तो सबसे घटिया टीचर हूँ दुनिया का, पर मेरे से बढ़िया से अगर आप पढ़ो तो अगर आपके जेनेटिक आपके साथ नहीं है ना, तो आप कितने भी बढ़िया से पढ़ लो तो आपका एक ही लिमिट तक ही जा पाओगे इंटेलिजेंस। ठीक है, तो थोड़ी बुरी बात है, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में कि यार हमारे तो मतलब बढ़ नहीं सकते। अभी साइंटिफिक स्टडीज हैं सारी जो डैनियल गोलमैन करते हैं अपने स्टडीज में। ठीक है, तो ट्विन की स्टडी, सिबलिंग की स्टडी, एडॉप्टेड स्टडी सब कुछ करा इन्होंने, और अमेरिका में किया, फिर एशिया में किया, अफ्रीका में किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, हर जहाँ पे लोग रहते थे सब जगह जो है सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। जिनकी पेरेंट्स की जेनेटिक अच्छे तो उनके बच्चे जो है कहीं भी रहे, मतलब फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो घटिया से घटिया जगह रहे, बढ़िया से बढ़िया जगह रहे, वो अच्छे ही रहेंगे। इस बात पर डिपेंड किया गया। अगर बच्चे के अंदर जो है जेनेटिक हार्ड वर्किंग का है तो कहीं भी आके हार्ड वर्किंग करेगा, अगर बच्चा जो है उसके अंदर वो नहीं है तो वो नहीं करेगा जेनेटिक। तो इसमें समझ में आ रहा है हमको, अभी तक इतनी समझ में आई कि हमारे हाथ में नहीं है, इतना ही तो समझ में आ रहा है हमारे हाथ में थोड़ी है, क्योंकि जेनेटिक तो हमको पेरेंट्स से मिलता है और हमारे पेरेंट्स कौन है वो हमारे हाथ में है नहीं। यानी कि इंटेलिजेंस जो है वो भगवान बना के हमको दे रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग उत्तेजित हो जाएंगे कि भगवान हमको इंटेलिजेंट बना के दे रहा है तो हम पढ़ाई क्यों करें, पढ़ना किस बात का ना। ठीक है, पढ़ाई में क्या है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, सब जेनेटिक पर डिपेंड कर रहे हैं, तो पढ़ाई किस बात की। तो डैनियल गोलमैन यही बात बोलते हैं, जो कि भगवत गीता भी बोलती है और गौतम बुद्ध भी ये बात बोलते हैं कि कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए जिंदगी में सक्सेसफुल जो है इंटेलिजेंस पे नहीं हो जाता। इंटेलिजेंस होने के लिए, आपको सक्सेसफुल होने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, ना कि इंटेलिजेंस चाहिए। फर्क है, इंटेलिजेंस में फर्क है, इमोशनल इंटेलिजेंस में फर्क है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, ये क्यों है? क्योंकि आपका जेनेटिक है। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका जेनेटिक है। एक लिमिट तक अच्छा एनवायरनमेंट देके हम आपको कर सकते हैं, उसके आगे आप नहीं जा सकते। ठीक है, बट डैनियल गोलमैन, भगवत गीता और गौतम बुद्ध तीनों यही बात बोलते हैं, जिंदगी में आपको सक्सेस पाने के लिए ना कभी भी इंटेलिजेंस आपका साथ नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल आईआईटी इंजीनियर है। आईआईटी में हर साल कितने बच्चे जाते हैं सोचो, है ना। पर आप खुद देखो यार, कितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर निकले हैं। बिल गेट्स को देख लो, जेफ बेजोस को देख लो, इलॉन मस्क, ये तो इंटेलिजेंट है ही नहीं। मतलब भाई आप खुद देखो, डीएसए करने वाले जो है, आपको क्या लगता है बिल गेट्स को डीएसए आती होगी? जेफ बेजोस को, इनको कुछ नहीं आता होगा, पर ये इंटेलिजेंट नहीं है। अगर इनको बैठा के पूछाओ ना कि ये C++ में ये थोड़ा बताइए, उनको बोलेगा हमको क्या था,
फॉर लूप भी नहीं आता उनको तो इतना है। पर वो क्या है, उनके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। उनको पता है कि मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए मेरे अंडर जो है इंटेलिजेंट लोग काम कर रहे हैं। अगर इंटेलिजेंस सक्सेस का एक फैक्टर होता तो आज सारे आईआईटी वाले इंजीनियर जो होते हैं वो टॉप पे होते, और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ये भिखमंगे में घूम रहे होते, क्योंकि इंटेलिजेंट है नहीं। ठीक है, तो हमको इससे यही सीख मिल रही है, अभी तक ये सीख मिल रही है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी तक ये सीख मिल रही है कि इंटेलिजेंस जेनेटिक पे डिपेंड करती है। इंटेलिजेंस पर सक्सेस का एक मापदंड नहीं है, सक्सेस के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ही है। अब मैं इसको ढंग से डिफाइन करूंगा, इमोशनल इंटेलिजेंस पे ये होती क्या है, अभी और ढंग से डिफाइन करेंगे। मैं नहीं करूंगा, वो किताब करेगी, ठीक है। अब इस किताब में जो लिखा है मैं वही बता रहा हूँ, मैं बार बार ही बता रहा हूँ, मैं अपना ज्ञान देना नहीं बैठा हूँ। ज्ञान देना तो बड़ा आसान होता है, वैसे करना मुश्किल होता है। तो इस किताब में जो लिखा है मैं बस वही बता रहा हूँ, मेरी कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो सब साफ बताता हूँ, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है कि मैं आपको जो ज्ञान पप्पे ले जा रहा हूँ। इस किताब में जो लिखा वो मैं बता रहा हूँ। इस किताब को जब पढ़ोगे ना आपको जिंदगी में, तो कनेक्ट करते जाओगे कि ये, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ा यार, 1 महीना लगा के पढ़ा इसको। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? क्लियर, जो लिखना है इसमें लिख सकते हो, ट्विन सिबलिंग ये याद रहेगा ना, IQ। अच्छा ठीक है, अब इंटेलिजेंस हमने समझ लिया कि इंटेलिजेंस हमारे जेनेटिक्स आती है, पर हम IQ को ना मेजर करने की बात करते हैं कि किसी पर्सन का IQ मेजर कैसे करें। इंटेलिजेंस को मेजर करने की बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं, इंटेलिजेंस को। तो उसके लिए आपको पता है IQ होता है, लोग IQ बनाते हैं कि इसका IQ इतना, इसका IQ इतना। बहुत से लोग के बहुत ज़्यादा IQ होते हैं, बहुत से लोग के कम IQ होते हैं। IQ का मतलब क्या होता है? IQ का मतलब होता है, IQ का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन बायोलॉजिकल एज इंटू 100। ये IQ का फॉर्मूला है, मेंटल एज। अब ये किस किताब में लिखा हुआ है सारा कुछ, ये फॉर्मूला भी किताब में लिखा हुआ है। इसमें बोला है आपको इंटेलिजेंस नापनी, तो आप मेंटल एज को लो, बायोलॉजिकल एज को लो, और उसको 100 से जो है मल्टीप्लाई कर लो। जैसे कि मैं ध्रुव से अगर एक सवाल पूछूँ, मान लो कोई भी सवाल, आपका IQ चेक करना है, मान लो कि आपका IQ कितना है, ठीक है। तो आपकी उम्र कितनी है, मान लो 21-22 साल, जो भी है 21 साल में मान के चलते हैं, आपकी उम्र मान लो 21 साल, तो आपकी बायोलॉजिकल एज कितनी हुई? 21 हुई, ठीक है। आप बायोलॉजिकल 21 हुई, ठीक है। पर मैं आपकी मेंटल एज जानना चाहता हूँ कि आपका सोचने का शक्ति जो है, आप नॉर्मल कौन सी उम्र के इंसान के बराबर का सोचते हो। अगर आप 21 साल के और 21 साल के लड़के के हिसाब से ही सोचते हो तो यहाँ पे 21 लिख दूंगा। अगर आप 21 साल के लड़के हो और 22 साल की उम्र की सोचते हो तो 22 लिख दूंगा, है ना। अब वो कैसे, वो चेक कैसे करूंगा? वो चेक करूंगा मतलब एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन बना के चेक करूंगा, और वो क्वेश्चन क्या है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, हर जगह वेरी करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज बोलती हैं कि ये क्वेश्चन है IQ चेक करने की, कुछ लोग बोलते हैं ये क्वेश्चन है IQ चेक करने की, है ना। IQ चेक करें तो इंटरनेट पे क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट का टेस्ट होता है, उसमें मतलब बहुत ही सिंपल टेस्ट होते हैं। अगर आप उसको टेस्ट को पास करो तो आपका IQ बता देता है। उसमें वो क्वेश्चन होते हैं जो आपकी मेंटल एज चेक करते हैं, आपको अपनी बायोलॉजिकल एज जाननी होती है इंटू 100। तो उसमें सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में मान लो आपने 60 ठीक कर दी। 60 ठीक करने में का मतलब होगा कि आपकी उम्र जो है, सोचने की शक्ति जो है वो 10 साल की उम्र के बराबर है। अगर 100 में से आपने जो है 70 ठीक कर दी तो आपकी उम्र जो है वो 16 साल के बराबर है। अगर आपने 70 तक पहुँच गए तो आप जो है 20 साल के हो। अगर आप 80 सवाल कर पा रहे हो तो आप 21 हो। मतलब ऐसे उन्होंने स्टैंडर्ड बना रखा है अपना। अब क्या बना रखा है, वो याद नहीं करना, वो हर यूनिवर्सिटी या हर रिसर्च वाले अपना अलग बनाते हैं, ठीक है। तो IQ नापने के लिए समझ आ गया ना, ये फॉर्मूला मेंटल एज और बायोलॉजिकल एज इंटू 100, इससे आपकी जो है IQ आ जाएगा। अब यूजुअली देखो, अगर आप 21 साल के हो, अगर आप 21 साल के ही बराबर का सोचते हो तो आपका IQ क्या आ जाएगा? 100। तो 90 से लेकर 100 जो होता है ना, वो एक नॉर्मल IQ माना जाता है, 90 से लेकर 100 का। इसके 100 के ऊपर जब थोड़ा जाने लगा तो आप एक अच्छे, मतलब आपकी जो है IQ बढ़ता हुआ दिखेगा, बढ़ता हुआ IQ आपको दिखेगा। हमने इंटेलिजेंस की सारी बात कर ली, इस किताब में इंटेलिजेंस के बारे में बस इतना ही है। इसके बाद इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया। इतना क्लियर है ना? देख लो कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा कि मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा, ठीक है। तो हमने ये सारी बात क्लियर करी। हाँ, अब देखो, जैसे ये इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस का एक कर्व भी बताते हैं कि मतलब इंटेलिजेंस का कर्व ना कुछ इस तरह से दिखता है हमको, इस तरह से। इसको बेल कर्व बोलते हैं, बेल कर्व। कैसे? जैसे IQ मान लो ये 100 IQ है, ठीक है, और ये मान के चलती है 90 IQ, और ये जो है 110 IQ है। तो आप देखो, और ये पॉपुलेशन, ये एज पॉपुलेशन है, तो आप देखो मैक्सिमम जो एरिया है वो एवरेज लोग जो है वो एवरेज लोग में ही है, मतलब मैक्सिमम लोग जो है वो उनका एवरेज IQ है। जब आप आगे जाते रहोगे, ज़्यादा IQ वाले लोग कम है, देखो ग्राफ से नीचे आ गया, ज़्यादा IQ वाले लोग नीचे जा रहे हैं, कम है, और कम IQ लोग वाले भी कम है, और एवरेज लोग जो है वो मतलब ज़्यादातर लोग जो है वो एवरेज IQ में लाई करते हैं। ये कर्व जो है वो बता रहे हैं। कर्व समझ आएगा ना क्या है कर्व?
कर समझ आ गया। चलो अब हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, थोड़ा हम आगे चलते हैं। तो इतना क्लियर है कि ट्विंस और सिबलिंग्स और ये जेनेटिक पर डिपेंड करती हैं चीज़ें, सब कुछ क्लियर है। आईक्यू का फॉर्मूला क्लियर है, वो कर्व भी क्लियर है, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस है। अब हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। मैं आपको फिर से ये बता रहा हूँ कि जेनेटिक पर डिपेंड करती हैं चीज़ें, बट भगवत गीता और डैनियल गोलमैन और गौतम बुद्ध ये बात बोलते हैं कि आपका ज़िंदगी में सक्सेस जो है डिपेंड करेगा इमोशनल इंटेलिजेंस पर। अब इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि एक पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंस है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि अगर वो अपने इमोशन को समझ ले, पहली बात, और दूसरे इमोशन को समझ ले, दूसरी बात, अगर वो अपने ही इमोशन को रेगुलेट कर ले, तीसरी बात, और दूसरे वाले पर्सन के इमोशन को भी रेगुलेट कर ले, चौथी बात, अगर ये 4 गुण किसी में है वो इमोशनल इंटेलिजेंट है। मान लो आपको चेक करना है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस हो कि नहीं, और इमोशनल इंटेलिजेंस ही जिंदगी में सक्सेस की तरफ बढ़ाता है, सस्टेन्ड सक्सेस, लंबे समय तक सक्सेस। हो सकता है कि किसी का ज़्यादा आईक्यू है, उसने ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो जिससे वो अमीर हो गया, बट वो सस्टेन्ड तरीका नहीं है, लंबे समय तक सक्सेस नहीं हो गया, फिर नीचे आ जाएगा। तो जैसे मान लो आपका आईक्यू चेक करना है, तो आप क्या अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते, आप क्या अपने इमोशन के बारे में जानते हो कि इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो? पहली बात, क्या आप ये जानते हो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ? ये बात। दूसरी बात ये कि क्या आप अपने इमोशन को रेगुलेट कर सकते हो? रेगुलेट करने की बात करिए, यानी कि इंटेंसिटी को कम करना है। मान लो वो गुस्सा आ रहा है, ये नहीं कि गुस्से को खुशी में बदल दिया, ऐसा नहीं करना। गुस्से की इंटेंसिटी को हल्का सा कम करते करते, गुस्सा आना जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, नेचर के खिलाफ तो हम जा नहीं सकते, पर उसकी इंटेंसिटी कम करने की बात कर रहे हैं डैनियल गोलमैन, ठीक है। तो डैनियल गोलमैन ने डिस्क्रिमिनेटरी नोट डाल रखा है, यानी कि वो होता है ना कि कॉजन, वार्निंग, उन्होंने वार्निंग डाल के लिखी है कि रेगुलेशन का मतलब ये नहीं कि आपका एंगर हैप्पीनेस में बदल जाए और हैप्पीनेस एंगर में बदल जाए। मान लो आप जो बहुत गुस्से में हो क्योंकि आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं है आपके दोस्तों ने, आपको आगे गुस्सा, मतलब भर दूंगा, गुस्सा तो आना लाजमी है कि गलत काम किया उसने, पर आपकी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप गुस्से को खुशी में बदल दो, उससे गले मिल रहे हो वहाँ जा के, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कि अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंट होना है तो आप अपने इमोशन के बारे में अवेयर रहें। आपको मान लो गुस्सा है तो अवेयर, आपको भी बोरियत लग रही तो अवेयर, आपको जो है अभी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है पार्टी की, न्यू ईयर पार्टी की, अवेयर, और आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए, मेरी शक्ल देखी कि इसको कैसा लग रहा है, क्या इसको बोर लग रहा है पढ़ाते वक्त, क्या इसको मजा आ रहा है, क्या ये जो है रात में पढ़ रहा था, मतलब पता होना चाहिए इसके बारे में कि ये क्या फील कर रहा है। यानी कि उसके शूज़ में अपने पैर डाल के एक बार देखो, आप मेरे शूज़ में अपने पैर डाल के देखो और मेरी जगह मेरी इमोशन के बारे में सोच के देखो कि इस वक्त मैं क्या फील कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ पाओगे तो ये बात हुई, यानी कि आप अवेयर हो अपने बारे में भी, आप मेरे बारे में भी अवेयर हो, ठीक है। थोड़ा अजीब है, आगे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है, बताऊंगा भी, ठीक है। आप अपने बारे में अवेयर हो, मेरे बारे में भी अवेयर हो, आप अपने बारे में रेगुलेट कर पाते हो, यानी इंटेंसिटी कम कर पाते हो। खुशी बहुत ज़्यादा होगी किसी को, इतनी खुशी होगी भाई पार्टी, भाई तू 20,000 ले, तू वो कर दिए, तो वो खुशी को थोड़ा कम करना है भैया, थोड़ा कम करना है उस खुशी को। कई लोग खुशी में जो है 20-30,000 लुटा के आ गए, तो वो इमोशन आप पे हावी हो गए। तो इमोशन को रेगुलेट कर पा रहे हो आप अपने, और सबसे बड़ी बात, आप अपने इमोशन तो को रेगुलेट कर पा रहे हो, आप मेरे भी रेगुलेट कर दो। मान लो मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, बहुत उदास हूँ या बहुत खुश हूँ, आप मेरे को रेगुलेट कर दो, यानी कि मेरी इंटेंसिटी कम कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशन में ना इंसान जो है वो खो देता है अपना, हाँ, सेंस खो देता है, बहक जाता है। तो अगर आप में ये 4 गुण हैं, तो इसीलिए अगर आप में 4 गुण हैं तब आप कह सकते हो कि इमोशनल इंटेलिजेंस आप रखते हो अपने अंदर। और डैनियल गोलमैन जो है इसको 5 तरीके से बताते हैं। डैनियल गोलमैन बोलते हैं कि आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, दूसरी बात सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए, तीसरी बात सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, चौथी बात एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब वही ना, दूसरे के शूज में अपना पैर डाल के समझना, खाली समझने की बात करिए, हेल्प नहीं करना, समझने की बात करिए। इसमें नहीं बोले चले जाओ जरा उसके पास, वो भिखारी था चले गया अपना घर दे के आ गया उसको, वो नहीं करना। आप भिखारी के पैर में जो है अपना, उसके शूज में अपना पैर रख के देखो कि वो फील करे, बस फील समझना आपको बस। सो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, और होता है सोशल स्किल, आप सोशली कैसे लोगों से के साथ इंटरेक्ट करते हो। और बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया मैंने बहुत किताब में, मतलब इतना प्यारा, मजा आ गया सुन के। एक आईटी का इंजीनियर का एग्जांपल दिया, एक आईटी से इंजीनियर हुआ करता था, उसने अपनी ग्रेजुएशन करी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, ठीक है, और उसकी जो है पैकेज लगा 30 लाख रुपये। 30 लाख रुपये की कोई कंपनी में चला गया, लेटर से रेजर पे में चला गया मान लो, ठीक है, और रेजर पे में चला गया। और उसके साथ दिक्कत नहीं क्या थी, उस इंजीनियर के साथ दिक्कत थी, पढ़ाई वढ़ाई में सही था, पर ना इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था उसके अंदर।
यानी कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता था, या अपने इमोशन के बारे में अवेयर ही नहीं था वो, उसके अंदर सोशल स्किल नहीं थी उतनी, है ना। मान लो कोई दूसरा बच्चा था तो डीएस में पढ़ रहा था, ठीक है, मान लो थोड़ा कम भी पढ़ रहा था, मान लो थोड़ा उसको नॉलेज कम भी रही होगी, हाथ पैर उसने मारे जो भी करा, और 30 लाख की मान लो उस इंजीनियर के लगी जिसके अंदर स्किल बड़ी अच्छी थी, IQ वो बड़ा अच्छा था, पर दूसरा बंदा जिसके अंदर सोशल स्किल बड़ी अच्छी थी उसकी नौकरी लगी 5 लाख रुपये। बड़ी मेहनत करी उसने, बहुत मेहनत करी, पर जितना कर पाया क्योंकि उसके जेनेटिक साथ नहीं दे रहे, उसका IQ तो 1 लेवल तक ही जा सकता है ना, पर जो IT का इंजीनियर था उसका जेनेटिक के साथ दिए तो वो खेल गया अपने आप को। ये दोनों ना सेम कंपनी में आ गए, वो रिजर्व पे में जो है 30 लाख वाला बंदा भी आ गया, और ये बंदा जो है वो 5 लाख वाला वो यहाँ पे आ गया, दोनों सेम कंपनी में आ गए, अब वो दोनों काम कर रहे हैं। अब ये वाला बंदा जो है 30 लाख वाला, इन्होंने बुक में एग्जाम्पल दिया, मैं खुद भी बता रहा हूँ, ये वाला बंदा क्या करता था, काम करता था, बहुत अच्छे से काम करता था, पूरी ताकत झोंक देता था काम में, इंटेलिजेंस इतना बढ़िया था कि सारे जवाब सब कोड सब कर सकते कर दिया। नहीं 30 लाख वाला, और जो 5 लाख वाला था वो कोड में फंस जाता था कभी कभी, और दिक्कत होती थी उसको, क्या इतना इंटेलिजेंट नहीं है, पर ये वो ना सोशलाइज करता था लोगों के साथ, सब लोगों के साथ बात करता था कि हाँ भाई तुम कैसे, दूसरे जेंडर के साथ बात करने की उसके अंदर पावर थी, सब क्या, और अपने इमोशन रेगुलेट करता था। मान लो जो है अपने घर से उसकी लड़ाई हो गई अपनी वाइफ से, जो 5 लाख वाला बंदा है, तो दिमाग खराब हो गया उसका, पर जब ऑफिस में गया तो एक नई, मतलब उसने अपने इमोशन को पहले अवेयर हुआ, रेगुलेट किया, उसने सेल्फ मोटिवेट भी हुआ, और उसने देखा सामने वाला पर्सन खुश है ना, अगर उसने देखा कि सामने वाला पर्सन खुश है और मैं जो गुस्से में हूँ, तो अगर वो अपने आप को ना रेगुलेट कर लिया करता था 5 लाख रुपए वाला बंदा, उससे क्या होता था कि उसके ना सोशल एनवायरनमेंट जो थे वो उसको बहुत सपोर्टिव मिल गए। जब वो कहीं पार्टी में जाता डांस वांस करके आ जाता बहुत भर भर के 5 लाख वाला बंदा, और जो 30 लाख वाला था वो डांस भी नहीं, और बगल में खड़ा रहता था, कुछ खाना वाना खा लिया, बात ज़्यादा करी नहीं, एक सीनियर था उसका जान पहचान का, और उससे हाँ भाई सब बढ़िया, बस ठीक बढ़िया, कोई सामने से आ गया बस वो निकल लेता था ऐसे। सेकंड क्या ये एम्पैथी, सेकंड सोशल, ये सेल्फ रेगुलेशन, तो ये कहानी समझ में ना, ये वो करता। अब ना 10 साल बाद के हम एक्सपीरियंस देखें, इसी की स्टडी हुई थी, सही में हुई थी, ये हुई थी, लिटरली हुई थी, इस किताब में भी लिखी हुई है। अब 10 साल बाद देखते हैं दोनों कहाँ हैं, 5 लाख वाला बंदा का है, 30 लाख वाला का है, तो 30 लाख वाला 40 लाख से पहुंच चुका है, और 5 लाख वाला बंदा जो है ना वो उसका बॉस बन चुका है, मैनेजर बन चुका है उसी पर्सन का, और वो बहुत कम टाइम में जो है वो अपने आप को ग्रो कर दिया, क्योंकि उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो अपने इमोशन को समझता है, दूसरे को समझता है, अपने रेगुलेट करता है, दूसरे भी रेगुलेट करता है, वो सोशल स्किल भी है, ठीक है। तो इससे हमको सीख मिल रहा है कि आप इंटेलिजेंट हो ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो इसका मतलब ये है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लंबे समय तक सक्सेसफुल होते जाओगे, आपका ग्राफ बढ़ता ही जाएगा बढ़ता जाएगा, आप इंटेलिजेंट हो अगर आपको जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बट उस जॉब में प्रमोशन कहाँ तक होगा, आपके लाइफ में आपका जो घर कितना बड़ा होगा, थोड़ा मटेरियलिस्टिक बात करते हैं, घर कितना बड़ा होगा, यानी कि आपको सक्सेस कितने कितने हाईएस्ट तक मिलेगी, कितनी हाई तक मिलेगी, वो आपके इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करता कि आप IT इंजीनियर के थे और 100 में से 100 CGPA आपकी आई, 10 CGPA आ गई, उस पर डिपेंड नहीं करता। जो 5 लाख वाला बंदा था उसने तो आखिरी में असाइनमेंट भी नहीं करे, और उसको तो पेपर वेपर देख नहीं आया, और जॉब मतलब उसको ये था कि कॉलेज से बस ये था कि डिग्री है, बस नाम नाम की डिग्री, पर वो सोशलाइज करता था, जो भी करता था उसमें अपने आप को रेगुलेट करा, दूसरे को भी रेगुलेट किया। इससे क्या हुआ, उसको जब 10 साल बाद हमको रिजल्ट्स मिले ना, फिनोमिनल रिजल्ट थे उस पास, उसका भी हेड बन के वो 10 साल बाद बाहर आता है। तो ये केस स्टडी हुई थी सही में, और ये रियल लाइफ केस स्टडी है जो हमको देखने को मिलती है। इसलिए ये नहीं कि हम IIT में नहीं जा पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में सक्सेसफुल हम नहीं है, ठीक है। इतना भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि बहुत ज़रूरी है, इतना समझ में आया हमको, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें, सामने वाले को भी कर सकें। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महात्मा गांधी। जैसे महात्मा गांधी थे, वो इतने बड़े लीडर थे कि उन्होंने अपने आप को रेगुलेट भी किया, अपने मतलब बहुत अमीर इंसान थे वैसे, उन्होंने अपने आप को रेगुलेट किया, अपने सामने वाले लोगों को भी जो है, लोगों को दर्द समझा उन्होंने, और उन्होंने जो सूट वूट पहनते थे वो कोट वोट पहना करते सब छोड़ दिया, उन्होंने बोला मैं तो धोती पहनूंगा, ताकि एक जब आप दूसरे का इमोशन समझोगे तो कनेक्ट बनेगा, और जब कनेक्ट बनेगा वही इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाएगा, यानी कि आप अपने इमोशन समझ जाओ, दूसरे को भी समझ जाओ, अपने भी रेगुलेट कर लो, उसके भी रेगुलेट कर लो, और सोशल स्किल्स सबके साथ जो है आप सोशली एक्टिव भी रहो। सोशली एक्टिव का मतलब वही नहीं कि इंस्टाग्राम पे आपने लाइक कर दिए, उसको उस पर कमेंट कर दिया, डायरेक्ट कमेंट कर रहे हैं, वो नहीं। सोशल स्किल का मतलब वो नहीं। तो गांधी जी के अंदर IQ पता नहीं कितना था, जितना भी था किसी को नहीं पता, पर हाँ इमोशनल इंटेलिजेंस था। नरेंद्र मोदी की बात करें, नरेंद्र मोदी अपने इमोशन कंट्रोल करते हैं, दूसरे भी कर लेते हैं,
है ना। और जो है सोशलाइज भी करते हैं लोगों के साथ, और सोशलाइज करते हैं लोगों के साथ, कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कोविड के टाइम पे उन्होंने दाढ़ी नहीं कटवाई अपनी, है ना। लोग बोलने लगे कि दाढ़ी बढ़ा, दाढ़ी, अरे दाढ़ी नहीं बढ़ा रहे, वो दाढ़ी इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि कनेक्ट कर सकें यार, टाइम भी नहीं है और ऊपर से मैं खुद बाहर नहीं जा रहा हूँ, तो वो बता रहे थे कि दाढ़ी बढ़ गई यार, काम भी इतना, टाइम भी नहीं मिला, और जो है बाहर मैं जा नहीं रहा हूँ। तो वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ। मतलब ये तरीके होते हैं कि आप एक सिंबल रखें और किसी तरह लोगों से कनेक्ट करें, इमोशनली कनेक्ट करना, वो दिखाने वाला कनेक्ट नहीं होना। यही बात जो है भगवत गीता भी आपको बोलती है कि आपका ज्ञान जो है धरा का धरा करा जाएगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप तो राम को जानती हो, राम के भक्त, सबसे बड़ा एग्जाम्पल रावण है। रावण के अंदर कितना आईक्यू था, कितना ज़्यादा आईक्यू था, सोचो। रावण में तो, रावण के पास तो इतने ज्ञान थे, बहुत ही ज्ञान का भंडार था वो, पर राम की पूजा होती है। क्यों? इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, अपने आप को रेगुलेट किया, अपने मन को कंट्रोल किया, अपने साथ वाले को भी कंट्रोल किया। जो कोई जो है दुख में रहा उसके साथ भी उन्होंने, है ना, उसके जहाँ कोई दिक्कत होती थी वो उसके शूज में पैर डाल के राम जी देखा करते थे उनको कि भाई ये दिक्कत है, हमारे भाई के साथ ये दिक्कत हो रही है, सीता के साथ ये दिक्कत हो रही है, सबको समझा उन्होंने। सबके यहाँ सोशल स्किल करी, एम्पैथी करी, सेल्फ मोटिवेट किया। एक्सटर्नल मोटिवेशन की तरफ थोड़ी भागे राम जी कि चलो एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए यूट्यूब पे वीडियो देख लेता हूँ संदीप महेश्वरी की, वो थोड़ी किया उन्होंने। उनके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल था, इतनी शक्ति थी कि वो अपने आप के इमोशन को समझ पाए कि मेरी जो है वाइफ को ले गया तो हड़बड़ा नहीं, पागल हो गए, धैर्य रखा, अपने पहले समझाया मेरे अंदर जो है फीलिंग आ रही है बुरी, सैडनेस वाली फीलिंग आ रही है कि मेरी वाइफ चली गई, तो सैड हो रहे हैं, फिर कंट्रोल भी कर रहे हैं, फिर मोटिवेट भी हो रहे हैं कि जाना पड़ेगा वापस, तो लेट थोड़ी गए कि लेट गए कुछ काम नहीं करेंगे हम, है ना। IQ मान लो कम भी रहा हो, फिर भी देखो इमोशनली इंटेलिजेंट, यही चीज़ हमको जो है गीता में ये तो सिखाती है। गौतम बुद्ध भी हमको यही बात बोलते हैं कि गौतम बुद्ध ने तो साफ साफ बोला भी था अपने फॉलोअर्स को कि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बट मैं जो हूँ अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, दूसरे वाले सामने वाले को कंट्रोल करता हूँ, अपने आप को अवेयर भी रहता हूँ कि मैं कौन हूँ, और सामने वाले को भी अवेयर रहता हूँ। और सोशल स्किल, गौतम बुद्ध सबको साथ लेके चले ना, सबको साथ लेके, अगर अकेले ही कर रहे होते हैं वो सब कुछ, अकेले ही कोने में बैठ के जो लोग करते हैं आजकल, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, है ना। जैसे साधु संत लोग जो है अपने में ही जो लगे हैं, वो उसको पीस बोल सकते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल बोल सकते हैं उसको, कि वो स्पिरिचुअल लेवल पे चला गया, कि यानी वो उसके अंदर स्पिरिचुअल क्वेश्चन चला गया। जैसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है तो वो स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंच गया, क्योंकि वो अपने आप के इमोशन को समझ पा रहा है और अपने आप को ही रेगुलेट कर पा रहा है और अपने आप को ही मोटिवेट कर पा रहा है। खाली 3 पॉइंट दिया है यहाँ पर, भगवत गीता क्या बोल रही है और गौतम बुद्ध बोले 5 पॉइंट, क्या? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, और दूसरों को भी समझना है। ऐसे नहीं कि साधु संत में बैठ के बैठ गए, है ना, एम्पैथी भी रखनी है, और सोशल स्किल, सोशलाइज भी करना जरूरी है। ये 5 जिसके अंदर स्किल होगी वो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, और वो ही डिपेंड करता है आपके इस पर सक्सेस। अब एक और एग्जांपल इन्होंने इसी किताब में बताया था, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने बच्चों के साथ। मार्शमैलो पता है ना, वो टॉफी कैंडी सी होती, क्या होती है, खाने वाली होती है, मैंने तो नहीं खाया। कैंडी म्यूजिशियन भी तो हाँ, म्यूजियम भी है ना, वो क्या पहन के आता है, वो सिलेंडर पहन के आता है जो मार्शमैलो का एक्सपेरिमेंट होता है। इन्होंने क्या किया था, बच्चों के साथ ना एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बोला बच्चे आ जाओ, तो बच्चे आ गए, तो ऐसे सीट पे बैठा करते थे। वो कहते थे कि जो भी बच्चे यहाँ पर है, मैं सबको ना एक मार्शमैलो दूंगा, एक मार्शमैलो आप लोग, एक आप लोग, एक आप लोग, एक आप लोग, और ना आपको उसको लेके बैठना है, उसको लेके आपको बैठना है और खाना नहीं है। पर मैं जा रहा हूँ, जरा काम वाम करके आऊँगा, और जब मैं वापस आऊँगा तो खाया नहीं मिलेगा। अगर जिसने नहीं खाया तो मैं उसको एक और दूंगा, 2, और उसको तब खा लेगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे को दिया, तो बच्चे कुछ देखते रहे, कुछ बच्चे तुरंत खा लिए। जैसे ही वो बंदा बाहर गया कमरे से, तुरंत खा लिया वो। अब पता है, वो बच्चे जो तुरंत खा लिए और वो बच्चे जो तुरंत नहीं खाए, 2 ग्रुप बने। जो बच्चे तुरंत खा लिए, 10 साल बाद उनका रिजल्ट देखा कि वो जिंदगी में उतना सक्सेसफुल नहीं हुए, और जो तुरंत नहीं खा लिए उनका रिजल्ट देखा कि वो जिंदगी में बहुत आगे तक गए। अब एक्सेप्शन हर जगह मिलते हैं, पर इस किताब में ये भी लिखा है कि IQ से सक्सेस हो सकते हैं, लिखा है। IQ अगर आप इंटेलिजेंट हो, IIT में चले गए, जॉब मिल गई, घर बार बना लिया, गाड़ी मिल गई, शादी हो गई, ये भी सक्सेस है एक इंसान के लिए। बट सक्सेस ना सस्टेन्ड नहीं होगी। आपका ग्राफ ऊपर गया, सक्सेस मिल गई, घर भी मिल गया, गाड़ी भी हो गई, लड़की भी बढ़िया मिल गई, शादी वादी हो गई, फिर नीचे ग्राफ। IQ जो है आपको एक लेवल तक पहुँचा देगा, आगे जो सस्टेन करेगा वो EQ ले जाएगा, वरना नीचे गिरेगा उसका, ठीक है। इसलिए कौन सा IIT का इंजीनियर है जो आप जानते हो कि बहुत सक्सेसफुल है, कौन है बताओ? कौन सा एक इंजीनियर नॉर्मल स्टूडेंट जो ग्रेजुएट भी हो जो है बहुत सक्सेसफुल है?
मैं बता रहा हूँ बहुत रेयर किसी को जानते होंगे, और हर साल कितना बैच निकलता है आईटी से, है ना। 5 मोटी मोटी आईटी भी ले लो, दिल्ली ले लो, बॉम्बे ले लो, ये ले लो, खड़गपुर ले लो, है ना, बड़े बड़े आईटीज़ को ले लो। और इसमें कितने बच्चे पढ़ते होंगे, मान लो 10,000 बच्चे जो है पास हो रहे हैं आईटी से, तो 10,000 में से कोई एक तो सक्सेसफुल हो, है ना, कोई तो हो। बहुत रेयर ही होता है कि कोई होता है ना। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, जैसे कोई आईआईटी का बंदा है जो है, जो एंटरप्रेन्योर बन गया, अब वो एंटरप्रेन्योर बन गया, वो अपने आईक्यू से बन गया, बट उसका स्टार्टअप जो है लंबे समय तक चलेगा या नहीं चलेगा, वो डिपेंड करता है उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे। समझ में? अब क्यों डिपेंड करता है, अब क्वेश्चन आता है क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस ही क्यों, कुछ और भी तो हो सकता है। अब इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस किताब का नेक्स्ट पार्ट ये है कि हमने तो इतनी ज्ञान की बात पढ़ ली थी भाई, ये जरूरी है, इमोशनल समझना जरूरी है, कि अभी तक इतना समझ में आया है इस पर डिपेंड नहीं करता इंटेलिजेंस पे, ये जेनेटिक पर डिपेंड करता है, पर इतना समझ में आया कि ये डिपेंड करता है हमारे इमोशन पे, समझने की शक्ति, ये सब सोशलाइज करना, एम्पैथी करना। पर इस पे ही क्यों करता है, और इससे करने से सक्सेस ही क्यों मिलती है। मेन क्वेश्चन ये है कि इमोशन कंट्रोल से सक्सेस का क्या वास्ता है ना। ये क्वेश्चन मेन जो है डैनियल गोलमैन अपनी किताब में एड्रेस करते हैं। ठीक है, तो अभी तक इतना क्लियर है, कोई बोर तो नहीं हो रही ज़्यादा? ठीक है, तो पढ़ लेते, थोड़ा आगे और पढ़ लेते, थोड़ा बोर हो तो बताना, थोड़ा स्टॉप भी कर देंगे। ठीक है, पर ज़्यादा लंबा है नहीं टॉपिक, अब ज़्यादा लंबा नहीं बचेगा। चलो, तो इमोशनल इंटेलिजेंस पर बता रहे हैं। अब देखो 5 चीज़ें जो इन्होंने बता रखी, भैया सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो आप सक्सेसफुल होगे ही होगे, क्या गारंटी है इस बात की। मेन तो ये ना, मानो जो ने बोला भैया आपने बताया, आपने किताब पढ़ी, आपने हमको बताया, हमको सक्सेसफुल होना है, सबको होना है, तो हम जो है इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। हम इंटेलिजेंट है नहीं है, वो तो होते रहेंगे, एक लिमिट तक होंगे, देखेंगे कहाँ तक होंगे, बट इसकी प्रैक्टिस हम करना चाहते हैं। पर आपकी क्या गारंटी कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप तो ऐसे क्या पागल बना रहे हो हमारा, क्या पता ये बंदा पागल बना रहे हो। तो ये बंदा बोलता है हाँ हो सकता है कि किसी मन में ये सवाल है, तो मैं इस चीज़ को ऐसा आंसर करूंगा, यानी कि ऑथर की बात करें, ऑथर इस चीज़ को ऐसा आंसर करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस होना है, पहली बात है कि आप ना स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख जाओगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, देखो आपके अंदर बहुत स्ट्रेस आ रहा है, कंपनी का, मानो आप स्टार्टअप ही लगा रहे हो ना, या कुछ भी कर रहे हो, आप सोलोप्रेन्योर हो, कई लोग सोलोप्रेन्योर होते हैं, कुछ लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं, तो उनके अंदर स्ट्रेस आता है ना, फैमिली का स्ट्रेस, जॉब कर ले, बेरोजगार बैठे, तो उनके अंदर जो है नेगेटिव इमोशन को क्रिएट किया जाता है ना एक्सटर्नली। बहुत से लोग आप में से बहुत लोग कर रहे होंगे अभी फील इस चीज़ को, कि एक्सटर्नल से वो मिलता है, नेगेटिव इमोशन मिलता है, भाई बोल रहा है जॉब कर ले, सरकारी की तैयारी कर ले, तो आप अगर आप जो है आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, तो आप पहले अवेयर हो गए अपनी बात को, हाँ नेगेटिव फीलिंग आ रही है, अब उसको रेगुलेट करना चाहिए और सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। ठीक है, मम्मी डांट रही है कि मम्मी के शूज में पैर रख कर देखते हैं कि मम्मी क्यों डांट रही है, उनकी फीलिंग समझ ली और सोशलाइज कर रहे हैं लोगों को। तो उससे क्या होगा कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लोगे, और स्ट्रेस को मैनेज कर लोगे तो आप अपने काम को जो है ना सस्टेन कर लोगे। इसलिए ना इन्होंने एक और केस स्टडी निकलती है, इसमें केस स्टडी निकलती है कि यूएसए में हर स्टार्टअप, बहुत स्टार्टअप आते हैं यूएसए में, और सारे स्टार्टअप जो है 2 से 3 महीने में बंद हो जाते हैं, सारे स्टार्टअप। मैं खुद बताता हूँ अपने बारे में, ठीक है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मैं खुद वो बंदा हूँ जो 1 महीने में स्टार्टअप बंद करके बैठा था। मैंने भी स्टार्टअप किया और 1 महीने में बंद करा, क्योंकि मेरे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं है, बेवकूफ़ आदमी, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं। क्यों? अरे बाहर से प्रेशर आ रहा है, कुछ आ रहा है। अगर आपको अपने आइडिया पे भरोसा है, अगर आप इतने हो, तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करोगे और सस्टेन करोगे। और स्टडीज़ ये पाती हैं कि जो बंदा अपने स्टार्टअप को, अपने बिजनेस को, या अपनी जॉब की तैयारी को, आईएएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, एसएससी, आर्मी, नेवी, कुछ भी तैयारी हो, स्टार्टअप भी हो, उसको अगर 3 साल तक खैर गया ना और शिद्दत के साथ बन जाएगा 3 साल तक। पर दिक्कत है 1-2 महीने में क्यों छोड़ देते हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होता। तो इमोशनल इंटेलिजेंस से आप ना पहली बात क्या सीखते हो? स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखते हो। और स्ट्रेस मैनेजमेंट देखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट ना आपको पॉलिटिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। जैसे मान लो आप आईएएस ऑफिसर बन गए, नेता आपका स्ट्रेस चल रहा है, स्ट्रेस आर्मी में बन गया, स्ट्रेस बहुत होता है आर्मी में, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आप इस चीज़ को भी जो है सहल हो। अब देखते हैं और कौन से एग्जाम्पल जो है आपको देते हैं। मान लो एक स्ट्रेस आपका किसी सीनियर का स्ट्रेस परफॉर्म करने का, यार एक टास्क जो है आपको करना, जॉब में तो टास्क मिलेंगे आपको, सीनियर आपका बॉस का स्ट्रेस, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो? तो वो भी जो है आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट का पार्ट है। आप मानो नेता हो, आप सेलिब्रिटी बन गए, आगे हो सकता है आप सेलिब्रिटी बन जाओ, मैं तो चाहती हूँ आप लोग, तो उस केस में आपके पास मीडिया, सोशल मीडिया का स्ट्रेस होगा, है ना। तो सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट, पहली बात तो ये है
आप इमोशनल इंटेलिजेंस से ही सीखते हो। दूसरा पॉइंट, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो ना तो एक गुड वर्क कल्चर को आप प्रमोट करोगे। गुड वर्क कल्चर कैसे? मान लो आप स्टार्टअप कर रहे हो, जैसे ध्रुव स्टार्टअप कर रहे हैं और ध्रुव की कंपनी में हम 3 लोग काम कर रहे हैं। अगर ध्रुव के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होगी ना तो ध्रुव अपने इमोशन को समझेगा कि आज जो घर में लड़ाई हुई थी तो अपने आप को रेगुलेट भी कर लेगा, लड़ाई का इम्पिक नहीं आना चाहिए बंदों पे। और ध्रुव बोलेगा कि मैं सेल्फ मोटिवेट भी रहूँगा। ये तीनों पॉइंट है। सेल्फ अवेयरनेस, पहले अवेयर होना है, फिर रेगुलेशन, फिर मोटिवेशन। फिर जो है आप जो है सबके शूज में पैर डाल के देखो कि ये क्या फील कर रहा है। मैं जो बड़ा, मेरी तबीयत खराब सी लग रही है या मेरे कुछ दिक्कत हो रही है, मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ ना, मेरे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, आपके अंदर है। तो आप बोलोगे यार आज तो जगह के लग रहा है यार इसके घर में लड़ाई हुई है भयंकर और ये है काम वाम नहीं कर पाएगा ज़्यादा, तो आपको आप समझते हो ये बात। तो आप जब समझोगे तो आप मेरे को उतना प्रेशराइज नहीं करोगे और जिससे क्या होगा कि मेरे अंदर आपके लिए पॉजिटिव इमेज बनेगी, यार ध्रुव तो बढ़िया एंटरप्रेन्योर है, मान लो काम भी करवाता है पर ये समझता भी है हमको ये बंदा, और आप बाकी लोगों से सोशलाइज करोगे जिससे आप अपना स्टार्टअप को स्केल अप करोगे। तो एक ना इस किताब में लिखा हुआ है कि एक गुड वर्क कल्चर क्रिएट होता है यूजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, आप एक टीम स्पिरिट को आगे लेके चलाओगे। मान लो मैं जो है मैं बड़ा अकेला फील कर रहा हूँ तो आप मेरे से बैठ के बात करोगे, ये बैठ के बात करेंगे, है ना। और ये सारी क्वालिटीज़ ना मार्क जकरबर्ग में दिखी गई है। मार्क जकरबर्ग में क्यों? मार्क जकरबर्ग ना टी शर्ट पहन के और पजामा पहन के ऑफिस में आता है और वो लोगों से बात करता है। मान लो आपके साथ दिक्कत है तो बैठ के बात करता है वो भी, और वो आप अपनी इमोशन भी समझता है, आपकी इमोशन भी समझता है, रेगुलेट भी करता है आपको भी मेरे को भी, और एक अच्छा टीम, एक अच्छा वर्क कल्चर को क्रिएट करके देता है। इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है मार्क जकरबर्ग। ठीक है, क्लियर हो गया। एक अच्छा वर्क कल्चर क्रिएट हो रहा है, एक अच्छा टीम स्पिरिट क्रिएट हो रहा है, और उससे क्या होगा कि मैं मतलब आप मेरे को फोर्स नहीं कर रहे कि मेरी कंपनी में रहे, मेरी कंपनी में रहे, मैं अच्छा स्टार्टअप वाला बंदा हूँ, इसको पोस्ट कर, मेरे प्रोडक्ट को जो है तू प्रमोट कर। अगर आप मेरे से अच्छे से बात करोगे तो आपको ज़रूरत थोड़ी बोलने की कि जा मेरा काम कर, ये कर, वो कर, मेरे खुद से करूँगा, है ना। कि आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं बीमार था तो आपने मेरा साथ दे दिया तो मेरे को याद रहेगा अरे बंदा बहुत सही। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, गुड वर्क कल्चर होता है, और उसके आगे देखो क्या लिखा है इस किताब में। लिखा है कि आप ना डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो। डिफिकल्ट सिचुएशन को आप हैंडल कर लेते हो। हैंडल मतलब आप डिफिकल्ट सिचुएशन में काम रहते हो, काम कंपोजिट रहते हो, शांत रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो है इंटेंसिटी कम करनी है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अब डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है तो आप इसको जो है हैंडल कर सकते हो। अब देखो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने खाली किताब नहीं पढ़ी है, ठीक है, खाली किताब नहीं पढ़ी है। दृष्टि IAS का कोर्स आता है, दृष्टि IAS सुना है ना, उसमें विकास सर पढ़ाते हैं। सेम टॉपिक उन्होंने भी पढ़ा हुआ है पर बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, बहुत थोड़ा। उन्होंने 20 मिनट पढ़ा हुआ है, तो मैंने वो कंटेंट भी देखा और वहाँ से वो एक बात बताते हैं कि जैसे फार्म प्रोटेस्ट हुए थे, अभी फार्म प्रोटेस्ट दिल्ली में हुए तो बहुत सारे किसान आ गए। अभी सरकार कितनी इमोशनल इंटेलिजेंट है इसको समझो। सरकार ने किसी पे हाथ नहीं उठाया, अब वो लॉ का बिल क्या था वो सब जानने की जरूरत नहीं, बट सरकार ने किसी पे हाथ नहीं उठाया क्योंकि उनको इतना पता था कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो अपनी राइट को चाह रहे हैं और हम क्या फील कर रहे हैं कि वो चले जाएंगे। पर हम उनकी जगह जाके देखें थे कि वो क्या चाह रहे हैं, वो हमने कर लिया, हमने एम्पैथी भी कर ली, हम सोशलाइज भी कर रहे हैं। बट अगर इतना सा हमको अवेयर है ना तो हमको ये पता हो कि अगर हम इनके खिलाफ कोई एक्शन ले लें, इनको अगर भगा दें, मार दें, तो वो लोग ये समझेंगे कि जो मारा गया है वो किसान को ना मार के वो सिख को मारा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि अगर मान लो मैंने किसान को थप्पड़ मार दिया तो मीडिया में ये बात चलेगी कि सरकार ने किसान को थप्पड़ मारा, ये नहीं चलेगी, सरकार ने सिख को थप्पड़ मारा, ये चलेगी। और जब सिख को थप्पड़ मारा तो सारी सिख कम्युनिटी जो है गुस्से में आ जाएगी, तो सारी सिख कम्युनिटी गुस्से में आएगी, तो गुस्से में जब आएगी तो किसी की भी बात सुन लेगी, और जब किसी की बात सुन लेगी तो पाकिस्तान की बात सुनेगी, पाकिस्तान की बात सुनेगी तो पाकिस्तान बोलेगा लो हथियार, लो दाऊद इब्राहिम आएगा, फिर वो लोग आएंगे, टेररिस्ट आएगा, ISI आएगा। तो इस सरकार को पता था, इस सरकार को पता था कि हाथ उठाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इमोशनल इंटेलिजेंट यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन में काम रहना, ये हमको फार्म प्रोटेस्ट से पता चलता है। अभी बात कौन बता रही है? ये विकास सर ने बताया कि विकास दिव्यकृति सर है। क्लियर है? सारे पॉइंट को मैं इंटरलिंक कर रहा हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस आप मैनेज कर लोगे। अच्छा एक वर्क कल्चर, आप एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखोगे, सबको समझ रहे हो, सबकी बात कर रहे हो। जब ये सब कर रहे हो तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट टाइम मेरे को ये लेना है, मेरी कंपनी में मेरे को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो आपको पता होगा। ठीक है, एम्पैथी। और इसके और फायदे पता क्या है? जैसे कुछ लोग सेल्स की टीम में जाते हैं, मान लो सेल्समैन बनते हैं। अब सेल्समैन अगर आप बनोगे, मान लो मैं हूँ, मैं साड़ी की दुकान में काम करता हूँ और आपको पता है वुमेन कैसे साड़ी की शॉपिंग करती है, आई खुलवा के रखती है, फिर आई खुलवा के रखती है।
तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, पहले साड़ी खुलवाई फिर पैक कर रहा हूँ, फिर दूसरी आएगी फिर खुलवा के पैक कर रहा हूँ, खरीद कोई रहा नहीं। ऐसी तो होता है, खरीदता कौन है? साड़ी की दुकान पे कौन खरीदता है? कोई नहीं खरीदता। तो मैं तो इस सिनेरियो में पागल हो जाऊंगा। पर अगर मेरे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो मेरे को पता चलेगा कि मैं तो गुस्से में आ रहा हूँ, यानी कि मेरे को अभी सेल्फ अवेयरनेस हो रही है, पता चल रहा है कि गुस्सा है, ठीक। तो सेल्फ रेगुलेशन की जरूरत है, रेगुलेट कर लेता हूँ अपने आप को, सेल्फ मोटिवेट कर लेता हूँ, इम्पैथी देख लेता हूँ, सामने वाले के बंदे के बारे में सोच लेता हूँ, और उससे क्या होगा, सोशलाइज बाकी लोग से अपने कोवर्कर से सोशलाइज करूँगा। इससे क्या होगा कि मान लो एक पर्सन आया साड़ी लेने, तो मेरे को खराब चला गया, फिर दूसरा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, पर मैं अपने आप को कंट्रोल करके अगर अच्छे से दिखाऊँ तो हो सकता है कि साड़ी बिक जाए। पर मैं गुस्से से बात करूँ ना, जल्दी देख, जल्दी निकल आ जाए, तू क्या कर रही है, जल्दी देखना तो आती नहीं तेरे को, लेना है तो जल्दी ले, तो उस वुमेन को पता होगा कि भैया इस पे दुकान पे तो जाना ही नहीं है, इस दुकान पे जाना नहीं है। और वो अपनी सहेलियों को बताएगी, हाँ मत देखिए, वो बहुत बेकार है, वो बहुत बेकार है, और उसकी दुकान की बिक्री कम है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट होना। इससे आपकी सेल्स टेक्निक जो है इम्प्रूव होगी, क्योंकि एक कस्टमर का जाना मतलब होता है परमानेंट जाना। एक अगर आके चला गया तो हो सकता है दोबारा आ जाए, पर गया तो परमानेंट गया, ऐसा होता है। तो ये ना, ये MBA के कोर्स करिकुलम में जो है इस चीज़ को डालने की ज़रूरत है। ऐसा डैनियल गोलेमैन बोले, मैं अपना ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कभी भी इसमें, पर मैं आ गया ना, तो डैनियल गोलेमैन ये बोल रहे हैं कि MBA में ये स्किल सिखानी बहुत ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये बात गांधी जी बोल के गए, जिसको बोलते हैं सेल्फ सफरिंग। आपने एक कहानी सुनी होगी कि गांधी जी बोलते हैं कि किसी ने चाटा मारा तो दूसरा भी याद कर लो। इसका मतलब ये कि आप भाई सफ़र करो, आप जो है अपने आप पे सफ़र करो, और आप ये देखो कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। सामने वाला गुस्सा रहा है, आप कोई बात नहीं यार, थोड़ा सफ़र कर लो, अपने आप को रेगुलेट कर लो, आप अपना गुस्सा को कंट्रोल कर लो, जिससे वो दूसरा भी मान ले, मान लो मार लिया उसने, फिर उसको बोलो कि गुस्सा रहा है और मार ले, और मार लिया, पर उसको क्या होगा, आपने सफ़र कर लिया। तो गांधी जी बोलते हैं कि सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। मान लो तुमको गुस्सा रहा है, जरूर मेरे को मारना चाहता है, मतलब मार लो यार, जितना मारना है मार लिया, मार लिया, मार लिया, और गुस्सा रहा है आपका, फिर ये हो जाएगा यार ये बंदा कितना अच्छा है। मतलब आप एक चाटा मारोगे, दूसरा मारोगे, तीसरे में ना आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, और आपसे मेरी दुश्मनी थी ना, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाओगे उसके बाद से। गांधी जी यही बोलते हैं कि आपको ना सेल्फ सफरिंग सीखनी है, आपको सहना सीखना पड़ेगा, सेल्फ सफरिंग। क्योंकि आप खुद बताओ, जॉब में जाओगे सफ़र करना पड़ेगा, आप एंटरप्रेन्योर होगे सफ़र करना पड़ेगा, सेल्स में जाओगे सफ़र करना पड़ेगा, आपकी मैरिज होगी, वाइफ हस्बैंड सफ़र करना पड़ेगा, बच्चे होंगे, सेल्फ सफरिंग करनी पड़ेगी, सफरिंग ज़िंदगी भर करनी पड़ेगी, ताकत मिल जाएगी। और ये मैंने बताया, मैं फिर बता रहा हूँ कि कौन बता रहा है, डैनियल गोलेमैन, नाम याद कर लेना, डैनियल गोलेमैन बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इंटरव्यू में ना ऐसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ना ये सिचुएशन है कि ये ऐसा ऐसा होता है, मान लो कोई नेगेटिव पर्सन है आपके वर्क कल्चर में जो पॉलिटिक्स खेलता है, कुछ भी गलत करता है, कैसे करोगे? तो आप ये बोल सकते हो कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन यूज इमोशनल इंटेलिजेंस एज अ टूल, जो डैनियल गोलेमैन ने बताया, जो गांधी भी इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये सारी बातें बोलोगे ना, सामने वालों को लगेगा अरे ये तो शायद मेरे को भी नहीं पता था, इससे सीखने की बात है। समझ में आ रही है मेरी बात नहीं ये? तो देखो इसमें ये बात है कि आप एंटरप्रेन्योर स्किल्स तो आपके अंदर आ जाएगी, 3 साल तक आपको सस्टेन करना आ जाएगा जो चाहिए होता है। जैसे जोमेटो की बात करें, जोमेटो जो शुरुआत में ना बहुत पिटा, इतना पिटा, बट उसका जो CEO था वो बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन था, उसको पता था आज पिटेंगे कल पिटेंगे, सेल्फ सफरिंग कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज देखो जोमेटो एडिएटेड, और जोमेटो चलता ही बहुत है आज, है ना। तो जोमेटो का एग्जाम्पल भी जो है हम कोट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सेल्स मैन में और डिप्लोमेसी यानी कि नेगोशिएशन में, बातचीत करने में भी हम सेल्फ सफरिंग का साथ दे सकते हैं। मान लो आप किसी खड़ूस इंसान से मिल गए, मान लो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हो, किसी खड़ूस से मिल गए जो है बोले जा रहा है आपको गाली को गाली दे, है ना। उसमें क्या होता है, बंदे उठ के चाटे वाटे मारती है, निकल जाएगा, तू जानता ही मेरे बाप को, ऐसे बोल देते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन को नहीं होगा, वो बोले यार वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा लग रहा है इसलिए बोल रहा है, कोई नहीं बोलने देते हैं। वो मेरे को बोल रहा है मेरे को गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं पहले अपने आप को है अवेयर करूँगा, मेरे को गुस्सा आ रहा है, फिर मैं अपने आप को रेगुलेट करूँगा, फिर मैं अपने आप को मोटिवेट करूँगा, फिर मैं उस पर एम्पैथी दिखाऊंगा, फिर मैं जो है सोशलाइज करूँगा लोगों के साथ, है ना। जिससे क्या होगा, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, सामने वाले का वो गाली पे गाली दे रहा है, मैं शांत बैठूंगा, भैया कोई दिक्कत नहीं है, पानी लो, चाहे ऐसे आराम प्यार से बात करोगे ना उससे, अगर आप वो बोलेगा यार प्रॉपर्टी डीलिंग तो छोड़ो यार, दुरुस्त ही करनी है, कुछ भी हो जाता है। वो बंदा अबे तू मेरे से 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा ले लो, पर करूँगा तो मैं तेरे से प्रॉपर्टी डीलिंग। तो उससे क्या कि आपके ना क्लाइंट से बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया जॉब में देखो हर जगह सफरिंग है, आर्मी में तेरा तो कौन सी ज़िंदगी सेट हो गई, सफरिंग तो वहाँ में भी है, पर ये क्वालिटीज होगी ना आपके अंदर तो आप सस्टेन कर पाओगे। इसलिए मैंने बताया ना IQ, जिसके अंदर IQ होता है ना वो
अपने आप को नहीं समझता, दूसरे को नहीं समझ पाता, अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाता, ना दूसरे को रेगुलेट कर पाता, है ना। और दूसरे को रेगुलेट कर, जैसे प्रॉपर्टी डीलर का एग्जांपल दिया है, ठीक है, वो इस किताब में लिखा हुआ है, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी डीलर जैसे आया आपके पास, आप कुछ ऐसा बोलो कि यार उसका मूड जो खराब था सही हो जाए, कुछ ऐसे ही बोलने की कोशिश करिए आप, कोई जोक बोल दिए, कोई ऐसी बात बोल दी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो समझ में आ रहा है ना, ये एंटरप्रेन्योर सेल्समैन की टेक्निक, मार्केटिंग की टेक्निक हो गई, नेगोशिएशन, डिप्लोमेसी। जैसे एक राजदूत का नाम सुना है ना, डिप्लोमेसी, फॉरेन सर्विस के ऑफिसर जो होते हैं, वो कहीं बाहर गए और दूसरी कंट्री में तो कुछ भी बवाल चल रहा होता है बोल देते, मान लो पाकिस्तान में गए, कर दी बेइज्जती उस डिप्लोमेट की, तो उसको सेल्फ सफरिंग सीखनी है, सामने वाले का इमोशन देखना है कि यार इसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, शायद बेटा बेटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमको ये नहीं पता। अब इससे अब समझ में आ रहा है ना कि इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी क्यों है, क्योंकि आप एक अच्छे IQ से जॉब तो पा गए, बट वहाँ पे जाके आप समझ नहीं हो दूसरे को, आप अपनी टीम को जो है चाटे वाटे मारे हो, काम कर पे घर से लड़ गया तो यहाँ पे गया, काम कर यहाँ पे बैठ के, तो अगर आप मेरे को बोलोगे काम कर घर से लड़ के आया तो क्या हुआ, उससे क्या होगा, दिक्कत ये हो जाएगी ना कि फिर मेरे अंदर आपके लिए गलत फीलिंग आ जाएगी, ये बंदा हुआ इसके साथ काम नहीं करना, मैं गौरव बोलूँगा, गौरव छोड़ देते यार इसके पास, तो प्रांजल बोलूँगा उसको मरने दे, प्रांजल को रहने दे, उसको उसी कंपनी में रहने दे, हम दोनों निकल रहे हैं, तो गौरव बोलेगा किसी दूसरी कंपनी में चलता है। आपका बिजनेस खराब क्यों खराब हुआ, आप तो बड़े अच्छे इंजीनियर को लेकर आए थे, आपका खुद भी IQ था, पर आपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाया ना, आपकी कंपनी डूब गई। तो समझ में आया ना, ये इसलिए हमको इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इसमें सिखाई जा रही है, इनडायरेक्टली डोमिनेट करना। हाँ। तो समझ में आया ना, हमको चेंज ऑफ हार्ट करना है, हमको मतलब सामने वाले का हृदय परिवर्तन पे फोकस करना है, ना कि उस चीज़ पे फोकस करने की कैसे फोर्स से हम जो है इसको मारते भगाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। क्योंकि हर मोड पे जो है हमारे पास सफरिंग आएगी, और हमको क्या सीखना है, सेल्फ सफरिंग सीखनी है, ठीक है। तो ये बताइएगा इस किताब में। तीसरी, अब चौथी बात, तीन बात सुनाएंगे ना, चौथी बात ये है कि आपका अगर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा ना, आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी होगी। एग्जाम्पल के लिए गुस्सा हो जाता है, गुस्सा आता है तो बीपी बढ़ेगा, है ना, गुस्सा आता है, सैडनेस होते हो, रोते रहते हो, बीपी लो, है ना। लाइफस्टाइल डिसीज होंगी, डायबिटीज़, शुगर टाइप्स हो जाती हैं लोगों को, मेंटल वायलेंस होता है दिमाग के अंदर चल रहा है, मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं। आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे, दूसरों को भी कंट्रोल कर पाओगे, रेगुलेट कर पाओगे, एम्पैथी दिखा पाओगे, सोशलाइज कर पाओगे। आपको क्या लगता है हेल्थ इश्यूज होंगे कभी? ना मेंटल इश्यूज होंगे, ना कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होंगी, ना शुगर, ना डायबिटीज़, ना बीपी, ना लो कुछ हाई लो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा रहेगा इस चीज़ से, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, बेटर इम्यूनिटी, लेस डिपेंडेंसी ऑन ड्रग्स। जो लोग परेशान हैं, बंदी छोड़ के चली गई, ड्रग लेना है, दारू वारू पी रहे हैं, अब उसके पहले छोड़ के गई थी, अब वापस आ गई तो ड्रग ले रहे हैं, दारू वारू पी रहे हैं। अब दारू जो पी रहा है, ड्रग ले रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया अपने इमोशन को। मान लो बंदी छोड़ के चली गई, और बुरा तो लगेगा यार, मतलब अगर मेरी कोई होती है और छोड़ के जाती तो मेरे को भी बुरा लगता, पर ये कि उस बुरे की बहुत बुरा लगेगा, पर थोड़ा कम बुरा लगे, बस ऐसा फोकस करना, थोड़ा कम बुरा लगे, थोड़ा ये नहीं कि जब छोड़ के चले गए हंस रहे हैं, पार्टी चल रही है और भाई और रणवीर पार्टी आज वो नहीं करना, ठीक है, ये ठीक है वैसे। हाँ। तो वही यार, ये नहीं करना कि अरे भाई दरवीर मैडम चली गई, मैडम को पानी पिला दे वो नहीं करना। अपने इमोशन को बस इंटेंसिटी लूज करनी है, पता होना चाहिए फीलिंग आनी है ना, अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। आधा चैप्टर हुआ अभी, थोड़ा सा बचा, हल्का सा बचा है, ठीक है। अब हम आगे ना कुछ और केस स्टडी देखते हैं जहाँ पे ये होने से पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। हेल्थ वगैरह मैंने बता दिया, स्टेबल रिलेशनशिप होंगे। अगर आपकी वाइफ ने आपको डांट दिया, बैठ गए चाटे वाटे मारने लगे, उसको बोलने लगे, फिर वो आपको मारेगी, पुलिस केस हो गया, डाइवोर्स हो गया, खत्म। अरे भाई आपको पता है कि अगर आपको बोलने से आपको भी नुकसान है, उसको भी नुकसान है, तो आपको सेल्फ सफरिंग सीखनी है ना, अपने आप को रेगुलेट करना है, अपने आप को अवेयर रखना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, उसको लिए एम्पैथी दिखानी है। अरे मान लिया वो गलत है, वो बेकार है, पर आप ये शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी ना। इसलिए आपके स्टेबल रिलेशनशिप तभी होंगे जब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, फैमिली। इसलिए आपने एक चीज़ देखी होगी कि पुराने टाइम पे, अभी पुराने टाइम वाली बात जो है ये किताब की बात है, जो बात मेरी होगी मैं बता दूंगा, सारी किताब की बात है, ठीक है। एंशियंट टाइम में जब राजा बनाने की बात करी जाती थी, तो राजा किसको बनाया जाता था? राजा ऐसा बोलते थे कि जो सबसे ताकतवर इंसान है उसको बनाइए राजा, सबसे शुरुआत में जब पहला राजा बना हो दुनिया में, कोई पहला राजा बना हो, कभी तो बना हुआ, तो ये सोचा हुआ ना कि सबसे इंटेलिजेंट को, सबसे जो पावरफुल जो है उसको राजा बनाते थे। बट जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम इवॉल्व होता गया ना, तब बोला सबसे बूढ़े इंसान को राजा बनाएंगे। क्यों? सबसे बूढ़े के अंदर जो है इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, अपने इमोशन समझेगा, दूसरे के भी समझेगा, है ना।
है ना, एम्पैथी भी दिखाएगा और सोशलाइज भी करेगा लोगों से। बूढ़ा लोग जो है समझेगा, सो इमोशनल इंटेलिजेंट होगा, इसलिए वो स्टेबल रहता है। इसलिए घर के हेड कौन होते हैं? बूढ़े ही लोग होते हैं, उनको पता, उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है। आजकल के बच्चे में नहीं है, गाड़ी ठोक दी मार दूंगा वो खो दिया ना अपना इमोशनल इंटेलिजेंस। अरे क्या हो जाएगा भाई, 200 300 400 रुपये, कोई नहीं यार, उसको बोलता है थोड़ा वो कंट्रीब्यूट करा दे, प्यार से बोल दो, क्या पता वो करवा भी दे। और कई बार मैंने देखा कि, कई बार देखा, मैं आपको खुद बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था, एक बार मैं बस में जा रहा था, ये मेरा एग्जाम्पल है, मैं बस में जा रहा था, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़, ठीक है, और मेरा पैर जो है गलती से एक अंकल पे पड़ गया, है ना, और वो बूढ़े अंकल तो नहीं थे, यंग थे, वो गुस्से में लगे, साला अंकल को दिखता नहीं, गाली वाली देने लगे, तुम लोगों को दिखता नहीं, आजकल के बच्चे साले ऐसी जानबूझ के करते हैं वो, मतलब सॉरी अंकल, बहुत वो गलती होगी, एक काम कर दीजिए आप, मतलब मैं भी वो कर देता हूँ और आप मेरे पैर पे कर दीजिए। तो बोला साला तू बड़ा वो बन रहा है, अपने आपको बड़ा पोलाइट दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं सब जानता हूँ। मैंने बोला अंकल जानबूझ के नहीं किया है, पर अगर आपको मतलब चोट वोट लगी तो आप मेरे को भी चोट बता दीजिए, जिससे मतलब आप तो सही हो जाए, सब संतुष्टि हो जाए। हाँ, मतलब मेरी वो इंटेंशन नहीं थी, भीड़ बहुत है इसलिए मैंने उनको प्यार से बोला। तो गुस्सा तो मेरे को भी आया था, साला मेरे को गाली का दे रहा है, मेरे को कौन नहीं दे रहा है ना। पर मैंने उस दिन ये रियलाइज़ किया कि अपने इमोशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगी है, बहुत मुश्किल। और उस दिन मेरा मन कर रहा था मैं भर दूँ उसके अंदर, क्योंकि मैं भर सकता था उसके अंदर, पतला था, हड्डी था, पर मैंने भरे नहीं उसके अंदर। मैंने बोला भैया कोई बात नहीं। और जब मैं गया ना, जब मैं बस से उतरा, तो ऐसे उसने भी ऐसे किया, मैंने भी ऐसे किया, और वो हंसते हुए गया। तो तब मैंने रियलाइज़ किया इमोशनली इंटेलिजेंट होना मुश्किल बहुत है, और उसके इम्पैक्ट बड़े अच्छे हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बस वाला एक्सपीरियंस। तो जब मैंने उसको बोला ना कि मेरे पैर पे आप रख दो, कोई दिक्कत नहीं, पहले तो उसने बोला कि क्या पागल की बात कर रहा है, भैया सही में आप कर दीजिए। तो मैं तो अपने जूते भी उतार दिए थे, लेकिन कर दीजिए ऐसे। तो उनको देखने लगा कि अरे भैया कोई बात नहीं यार, हो जाती है, ऐसे बोलने लगा। मतलब भैया जानबूझ के नहीं हुआ, सही में मतलब मैं जानबूझ के नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हुई तो मैं आपको पैसे वैसे दे दूँ, ऐसे बोल दिया मैंने। तो वो कह रहे भैया कोई बात नहीं, ठीक है आप दीजिए। तो मैं भी आ गया। और उस टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये बहुत मुश्किल है अपने इमोशन को कंट्रोल करना। और मैंने ये भी देखा कि मैं इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये चीज़ देखा। तो मैंने देखा मैं कितना भी अच्छा IQ रखता हूँ, आगे आने वाले टाइम में मेरे रिलेशनशिप भी खराब होंगे, मेरी फैमिली भी खराब होगी, और मैं स्टार्टअप वगैरह कुछ करूँगा, बिजनेस करूँगा, सब खराब होगा। मेरे को अगर मान लो IAS की पोस्ट भी दे देगी तो डिस्ट्रिक्ट जिला भी खराब हो जाएगा, सब बर्बादी की तरह। तब मैंने रियलाइज़ किया यार कुछ तो करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत ख़राब चीज़ है। और तब जब मैं पढ़ा था, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट जो है भगवत गीता से उठाती है, और भगवत गीता से ऊपर की कोई किताब की सब जाता है ना। चलो तो इतना क्लियर है सारा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में पढ़ा दिया ना मैंने, ठीक है। चलो मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, यानी कि मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में ये कि आपको अपने जो लस्ट आ रहा है आपको उस पर कंट्रोल आप कर लोगे ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। और यही करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे सामने आप जलेबी लेके आओ एक बार, जलेबी तो मैं भाई छोड़ता नहीं बिल्कुल कभी, तो वो बात होती है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कैसे करेंगे, इसके बारे में बात की गई है कि भाई हमको सीखनी है, हम कैसे डेवलप किया जाए इसको। यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू हो जाता है ऐसे कि डेवलप कैसे करें, क्योंकि इस किताब के एंड में जाते जाते मेरे को भी लगा था कब बताया डेवलप कैसे, बहुत टाइम बाद इसने बताया। बहुत मोटी किताब भी थी, तो बड़ा टाइम भी लगा इसको पढ़ने। तो थोड़ा मिटा दूँ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है डेवलप कैसे किया जाए, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। क्या हो गया अब देखो, डैनियल गोलमैन जो थे इमोशनल इंटेलिजेंस के फाउंडर भी थे, इमोशनल इंटेलिजेंस को आगे ले जाने वाले प्रोपोगेटर थे, तो इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इन्हीं का नाम आता है। अब देखो ये बताते हैं, ये IIT वाला एग्जाम्पल मैंने आपको देखा ना, तो IIT वाला बंदा जो होगा उसको पता चल जाएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस होना जरूरी है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे से आगे जो है 5 लाख वाला बंदा निकल जाएगा। तो IIT वाला बंदा पता क्या करेगा, अमेजोन पे जाएगा और सर्च करेगा कि हाउ टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, और किताब ले जाएगा उसकी, और किताब से रीडिंग चालू करेगा। या हाउ टू टॉक टू अनदर जेंडर, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ऐसे है भी शायद किताब, है ना, वो ले आएगा, वो पढ़ लेगा, उसको नोट्स भी बना लेगा, रिवीजन भी कर लेगा। फिर मान लो कोई बंदी आएगी, कोई फ्रेंड आएगा, फट जाएगी उसकी, वो कर नहीं पाएगा। नॉलेज उसको पूरा है, उस किताब में पूरी नॉलेज है, इस किताब में वो पूरी नॉलेज है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। वो आपने किताब भी पढ़ ली मान लो, पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। तो इस किताब में क्या बोला गया, इस किताब में ये बोला गया कि इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए आपको बस 5 फैक्टर दिए, इन 5 फैक्टर पे काम करना है बस। उन्होंने बोला इसके लिए कोई किताब नहीं पढ़नी, इन्होंने साफ साफ लिखा है
इसके लिए वो किताब नहीं पढ़नी कि अगर आपके अंदर सोशलाइजेशन स्किल नहीं है तो ये नहीं कि हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ने लग गए। पढ़ भी ली अगर आपने, एक किताब तो मैंने इस हद तक देख ली थी, हाउ टू टॉक इन पब्लिक, ऐसी भी किताब थी मैंने ये भी देखी है एक किताब कि पब्लिक में कैसे बात करें। तो डैनियल गोलेमैन ये बोल रहे हैं कि जिस चीज़ से डर लग रहा है वो कर लो, जिस चीज़ से भी डर लग रहा है वो कर लो, बहुत बार कर लो। सामने वाले अगर जेंडर से बात नहीं कर पा रहे ना तो बात करो, पहली बार में बेइज्जती होगी, दूसरी बार में बेइज्जती होगी, तीसरी बार में बेइज्जती होगी, करते 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 है ना आपके अंदर ये वाली स्किल आ जाएगी आपको, क्योंकि 5 स्किल चाहिए, एक स्किल भी कम हुई खत्म की, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप किसी स्टूडेंट को अगर ना इस चीज़ की शुरुआत करनी है तो ना वो यहाँ से शुरुआत करें, सेल्फ अवेयरनेस से। और इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। उन्होंने बोला कि अगर आप कुछ भी करना है इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए, इसी सीक्वेंस में करो। सेल्फ अवेयरनेस, मान लो गुस्सा आ गया, आज जो है सुबह 5 बजे उठने की बात करी थी कि सुबह 5 बजे उठेंगे, पढ़ाई करेंगे, फिर जिम भी जाएंगे, फिर आएंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, पर उठेंगे 10 बजे। तो खुद पे गुस्सा नहीं आएगा कि भाई उठे नहीं, आज तो दिमाग खराब हो गया, बाकी काम नहीं करूँगा। तो आपको ना पहले अवेयरनेस होना है कि कौन सा इमोशन जो है वो आ रहा है दिमाग में। तो वो किताब में होता है, पहले अवेयरनेस आपको ज़्यादा है। मान लो जो है आप बंदी का जो है फ़ोन बिजी जा रहा है, किसी और से बात कर रही है, गुस्सा आ रहा, किससे बात करिए, किससे बात करिए, और आपका रिप्लाई नहीं देते, तो आपको अभी करना कुछ नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए अभी इमोशन कौन सा आ रहा है, ठीक है, कौन सा इमोशन चल रहा है। मम्मी ने चाटे वाटे मार दी, पापा ने लात बात मार दी, भगा दिया घर से, ट्रेड में लॉस हो गया, प्रॉपर्टी जो थी सस्ते में बेच दी जबकि महंगे में बिक सकती थी, तब गुस्सा आ रहा है, सैडनेस हो रही है। अभी ना पता होना चाहिए उसकी क्या हो रहा है। जैंगो की वेबसाइट बना रहे थे, क्रैश हो गई, पैसे ले लिए, मतलब पैसे भी बर्बाद, अपने पैसे भी बर्बाद हुआ कुछ नहीं, सैडनेस आ रही, पता होना चाहिए सैडनेस आ रही है, बस पता हो, आधे लोग को पता नहीं होगा, ठीक है। इसी पता होगा, फिर सेल्फ रेगुलेशन, अब धीरे धीरे ना उसको रेगुलेट करना है, इंटेंसिटी कम करना, रेगुलेशन। और उसके ना बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। इस किताब में देखता हूँ कि है कि नहीं, वैसे मेरे हिसाब से सेल्फ रेगुलेशन। अब आप ना कैसे अपने इमोशन को रेगुलेट कर सकते हो। मान लो आपको पता चल गया गुस्सा आ रहा है, आज तो बहुत गुस्सा आ रहा है, मार दूंगा दिवेश को पकड़ पकड़ के, तो गुस्सा तो आ रहा है, अब उसको रेगुलेट कैसे करें, उसको कम कैसे करें। उसको कम करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप अपने वाली एक लिस्ट बना लो जिसमें आपने कोई अचीवमेंट करी थी कभी। मान लो स्कूल में आपने कभी प्राइज़ जीता हो, या कॉलेज में आपने कोई प्राइज़ जीता हो, या किसी दोस्त ने तारीफ कर दी हो कभी, अरे भाई बहुत बढ़िया तूने किया काम, कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर दिया हो कभी, उस चीज़ की लिस्ट तैयार करनी है। और जब भी आपको नेगेटिव इमोशन आ रहा है तो उस चीज़ को खोल के देखना है, ये एक तरीका है। फिर ऑथर ये बोलता है कि सेल्फ रेगुलेशन का वो ये तरीका नहीं कि ये कर लो हो जाएगा कंट्रोल, ये कर लो हो जाएगा कंट्रोल, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेल्फ रेगुलेशन के बहुत सारे तरीके हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। आप हो सकता है आपका दिमाग खराब हो तो कुछ ऐसा कर लो जिससे दिमाग खराब कम हो। तो एक तरीका उन्होंने ये बताया कि आप ऐसी लिस्ट बना लो जहाँ पे आपने कभी किसी का अच्छा किया हो, आपने आप अंडे खाने गए, किसी कुत्ते को भी खिला दिया साथ में, ठंड से वो काँप रहा था, उसको आपने कुछ पहना भी दिया, तो वो अच्छा लगता है, तो आपको गुस्सा आएगा तो वो पढ़ने लगेगा, ये मैंने किया था, ये मैंने किया था, उससे जो चीज़ें सही रहती। फिर सेल्फ मोटिवेशन यही हुआ, सेल्फ मोटिवेशन भी यही कर सकते हैं ना, अपने पॉजिटिव निकाल के देख लिए कि हाँ यार ये मैंने काम अच्छा किया था। कोई जो है गलत, मान लो कोई आपके सामने एक ऐसा टॉपिक आ गया जिसमें कोई नेगेटिव बात आ गई, तो आप जो है दूसरी बात करना चालू करो, और भाई मतलब तेरे को मोमो खाए तो 10 लग गए, मेरे को 3 दिन, तो थोड़े हंसी वाली बात चालू करो, नॉन तो मूड लाइट करने के लिए, यानी कि आपको डेविएशन करना पड़ेगा। अब इस किताब में ये नहीं यही करो यही करो यही करो, ऐसा नहीं है। इसमें बताया कि शुरुआत ऐसा करो, पहले अवेयर रहो, फिर रेगुलेट करो, फिर सेल्फ मोटिवेट करो। मोटिवेट करने के लिए वो शीट बना लो कि ये मैंने अच्छे काम किए थे, यार मैं तो बंदा तो बड़ी हूँ पर आज मूड खराब है, ऐसा कर लो। एम्पैथी कर लो, एम्पैथी करने के लिए यानी कि आपको सामने वाले को समझना है, और सामने वाले को समझने के लिए ना आपको कुछ ऐसे मूवीज़ देख लो, कोई ऐसी राइटिंग्स पढ़ लो, कोई ऐसी किताब पढ़ लो। मान लो दलित के बारे में आपको कुछ नहीं पता, SC ST के बारे में नहीं पता, तो उनके बारे में जान लो। जैसे आजकल के IAS ऑफिसर जो बनना चाहते हैं लोग, तो उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती, वो IQ बहुत है पर EQ नहीं, उस चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। कौन IAS ऑफिसर है जो बहुत फेमस है? कोई भी नहीं है, एक दो अनिल स्वरूप करके हैं, बस वही है, ठीक है। तो एम्पैथी वाली भावना आपको जगानी है, यानी कि आपको दूसरे के शूज़ में अपना पैर डालना है। वो कैसे डालोगे? जब आप उनसे कनेक्ट रखोगे। जैसे मान लो किसी रेप विक्टिम से आपने बात करी, या किसी एसिड अटैक वाली वूमेन से आपने कभी बात करी, तब आप समझोगे असली दर्द क्या होता है। अभी आपने देख लिया, हाँ सब न्यूज़ आ रही थी, तेज़ी चली गई, तो आप समझ नहीं पाओगे। बट आप कभी किसी रेप विक्टिम से बात करना, कभी मतलब आपका साथ तो कुछ नहीं होगा, आप क्या है आपने बात करी, पर उसकी तो ज़िंदगी खराब होगी ना पूरी, उसकी तो होता है उससे भगवान ने ज़िंदगी छीन ली। तो ऐसी बात आपको जो है सीखनी है। अगर आप मान लो आप
लेटर से आपको आईएएस ऑफिसर नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, आपको मानो स्टार्टअप ही करना है, बट स्टिल आपको सोसाइटी के हर वर्ग के लोग के बारे में तो पता होना चाहिए ना कि भाई वुमेन की कंडीशन ये है, मेंस की कंडीशन भी ये है, मिडिल क्लास की कंडीशन ये है, स्कूल की कंडीशन ये है, एजुकेशन की कंडीशन ये है। क्योंकि आपको एक ऑन्टरप्रेन्योर, ओवरऑल ऑन्टरप्रेन्योर बनना है, आपको सिटीजन भी ओवरऑल बनना है ना। तो इस किताब में ये बोल रहा है कि आपको ना अवेयरनेस बढ़ानी है हर एक वर्ग के लिए। जैसे अगर मैं बोलूँ मुसलमान, तो कई लोग भड़क जाते हैं मुसलमान की दुकान से वो नहीं लेना। आप एक बार वहाँ पे मानो नहीं लेना, मानो बहुत बेकार लोग से हो, या क्रिश्चियन मानो बहुत बेकार थे वो, सबसे बेकार वही थे, पर एक बार उनके शूज में पैर रख के देखो और रियलिटी देखो, एक बार फैक्ट के साथ रियलिटी देखो, क्या क्या हो सकता है वो मजे मार रहे हो, या हो सकता है एक बार सही में एक बार जाके देखो कि क्या पता वो सफ़र कर रहे हो, क्या पता इतना ज़्यादा तो हिंदुइज्म के चक्कर में बातें फैल रही हैं, क्या पता उस चक्कर में सफ़र कर रहे हो। अब इस बात की अंडरस्टैंडिंग कौन रखेगा, जो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस किताब में लिखी, मैं नहीं बता रहा कि आपको ना रीडिंग की शुरुआत करनी पड़ेगी इससे। आपने कभी, हम यहाँ पे जो है इतनी बकवास क्यों करते हैं कभी कभी, ताकि हम जैसे आज इस किताब के बारे में जानें, फिर किसी और किताब के बारे में जानेंगे, फिर किसी ऑटोबायोग्राफी के बारे में जानेंगे, मान लो कभी पढ़ ली, तो जब सब वर्ग के लोग के बारे में जानेंगे तो हम अवेयर होंगे, तो उसके प्रति हमारे लिए कनेक्ट बना रहता है। मान लो गांधी है, और गांधी के नाम पर सुनकर कुछ लोग भड़क जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर सुनकर भड़क जाते हैं। एक बार रियलिटी जानो, मतलब उनके पैर पे जाके देखो कि जवाहरलाल नेहरू के पीछे इतनी गरीबी थी, इतने वहाँ पे वो आ रहे थे, फेमाइन्स आ रहे थे, भूखमंगी से लोग मर रहे थे, देश बर्बाद हो रहा था, पाकिस्तान अटैक कर रहा था, उधर से बांग्लादेश बन रहा था, उधर से यूएसए अपने बम फोड़ रहा था, अफगानिस्तान वहाँ था, यूएसए रशिया वहाँ से आ रहा था अपने कम्युनिज्म फैलाने। जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, इतनी स्ट्रेस में अगर थोड़ी सी गलती हो गई किसी से तो होगी, तो हो गई। इतने स्ट्रेस में हम तो आजकल एक एग्जाम के स्ट्रेस में एमसीक्यू गलत कराते हैं, फिर बोलते हैं यार स्ट्रेस था, स्ट्रेस बहुत हो गया था इसलिए। अब वो इंसान थे, अगर उस इंसान ने अगर गरीबी देखी, लोग को मरते हुए देखा, ट्रेन से कटते हुए देखा, पाकिस्तान से बम फोड़ते हुए देखा, यूएसए से मार खाते हुए देखा, वहाँ से रशिया से मार खाते हुए देखा, साउथ इंडिया में पोर्चुगीज आ रहे थे, नेटो के साथ दिक्कत हो रही थी, महात्मा गांधी को मारने की बात चल रही थी, इंडिया को बर्बाद करने की बात चल रही थी, उस इंसान के कंधों पे पूरा था ना कंडीशन थी, मेरे को आगे लेके चलना है। तो एक बार उनके पैर पे जाके देखो, खड़े हो जाओ, जवाहरलाल नेहरू होगा, आप देखो क्या करोगे। अब इतना स्ट्रेस है, हो सकता है गलती हो जाए, कोई गलती हो जाए, जैसे आजकल की गवर्नमेंट को बोल देते हैं लोग सारे सब कुछ गलत कर रही है, बेच कर रख देगी सरकार। एक बार उस प्राइम मिनिस्टर के पैर पे जाके देखो, तब पता चलेगा अरे हाँ यार दिक्कत तो है, हो सकती है गड़बड़ी हो जाए, कभी हो जाती है लोगों के साथ, है ना। तो उससे क्या है कि आप सेल्फ अवेयरनेस हो गए, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ एम्पैथी वाला पार्ट हम करेंगे साथ में, हम इस चीज़ को डेवलप करेंगे अपने कोर्स के दौरान, क्योंकि किताब तो हम पढ़ेंगे। एनिलेशन ऑफ कास्ट किताब है जो बी आर अम्बेडकर ने लिखी। बी आर अम्बेडकर को कैसे बाहर भगा दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। आज भी रेलवे स्टेशन पे जो मैनुअल ह्यूमन का जो गोबर पड़ा होता है ना, ह्यूमन इंसान का, उसको साफ करने का आज भी दलित कम्युनिटी साफ कर दिया, और सरकार आज भी उनको उठाने का सामान नहीं देती, वो अपने हाथों से ह्यूमन के वेस्ट को उठाते हैं और पन्नी में डाल के फिर गटर में जाते हैं डालने। आज भी वो पूरे रेलवे ट्रैक पे वो लोग हाथ से उठाते हैं, फिर डालते हैं, हाथ से उठाते हैं। हम अपना ही गोबर हाथ से नहीं उठा सकते, और वो सोचो पूरे इंडिया का हाथ से उठाते फिर डालते हैं। और आज जो है वो लोग अगर अपने रिजर्वेशन की बात करें तो कुछ लोग बढ़ गए, ठीक है। तो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की किताब है। अब ये सब फीलिंग कैसे जगेगी अपने अंदर कि किसी पर्सन को न्यूट्रल देखा जाए एम्पैथी से, वो कैसे आएगी जब हम अवेयर रहेंगे। तो इस टाइप की किताबें पढ़ो, इस टाइप की मूवीज़ देखो, लगान मूवीज़ देख ली, जैसे लगे रहो मुन्ना भाई, इतनी अच्छी मूवी है यार, कभी देखो तो समझ में आएगा गांधी क्या जाना चाह रहे, गांधी के बारे में जाना। तो ये मैं बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, ये डैनियल गोलमैन बता रहे हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी कैसे आएगी, बुक्स पढ़ के, रीडिंग्स करके, मूवीज़ देख के, नॉवेल्स पढ़ के, ये सब रीडिंग करके, या किसी की बात सुन के, किसी अच्छे इंसान की जो है बात सुन के, ठीक है। तो उससे आपकी एम्पैथी आएगी। फिक्शन पढ़ ली, उन लोगों से इंटरेक्शन करो जो असली में सफ़रर हैं, जैसे रेप विक्टिम होगी, जैसे मैंने बताया आपको, कभी बात करके देखना, कभी एसिड अटैक, कभी हॉस्पिटल में जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लोग जो लेटे हुए हैं, कभी उनसे बात करना, कभी उनसे बात करना जो शमशान घाट से वापस लौटे। कभी बहुत से लोग वो कर देते हैं कि ये लोग शमशान घाट से आए, उनके घर के आसपास भी नहीं जाएंगे, असली में उनके, मान लो कोई चला गया इंसान, पर उनके शूज़ में पैर डाल के देखो वो चला गया, उनका मान लो फादर चले गए तो उनकी लड़कियाँ उनकी जिम्मेदारी है। पर लोग क्या करते हैं, वो कर देते हैं, टोटका कर दिया उन्होंने, ऐसा बोलते हैं इन्होंने टोटका कर रखा है। ये भी नहीं बोल रहे कि चिपक ही जाना वहाँ जाके, अभी इसमें एम्पैथी की बात है, ये नहीं कि हेल्प करने चले गए, ये स्किल है और डेवलप करनी स्किल है,
जिसको डेवलप करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ स्किल, यानी कि एम्पैथी के नाम पे चले गए खुद ही गोल उठा रहे हैं वहाँ, वो नहीं करना। आपको उनका दर्द समझना है, आपको ये देखना है कि उनका मैं दर्द समझ गया हूँ, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। आगे जब आने वाले टाइम में जब मैं सक्सेसफुल पहुँच जाऊँगा ना, तो ज़िंदगी में ये बात याद रखूँगा कि ये लोग थे, ये लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ये लोग आज भी खाना नहीं खा पाते 3 टाइम का, तो वो मैं याद रखूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, रीडिंग करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है, उन लोगों से बात करेंगे जो सफर है, फिल्म देखेंगे, चक दे इंडिया टाइप होगी, है ना, न्यूटन हो गई, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कैपिटलिज्म, ये सारे। फिर सोशल स्किल के बारे में तो मैंने आपको बताया ना कैसे करना है, कर दो बस, डायरेक्ट कर दो। सोशल स्किल के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ले लो, जैसे जो लोग जिम जाते हैं वो बड़ी अच्छी चीज़ है जिम जाना, क्योंकि जिम में ये नहीं, जिम में ना सोशल स्किल भी सीखते हैं। जिम में गए, अनजान लोग से बात की, हाँ भाई सब बढ़िया, कोई अनजाना है उससे बात करने की कोशिश करी, जितने ज़्यादा लोग से बात करो ना वो उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वो इस किताब में लिखा, मैंने बताया, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, म्यूजिक करते हैं, डांस करते हैं, वो बड़ी अच्छी है। आप लोगों से उसमें बातचीत करोगे, मिलोगे, हाँ यार हम म्यूजिक करते हैं, डांस थोड़ा बहुत ही कर लेते हैं, बट अपने लेवल तक हम कर लेते हैं, ठीक है। और उस चीज़ को फेस करो जिससे आपको डर लगता है, उसी से आपका आएगा, वरना कोई हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ के नहीं आएगा, फेस करके आएगा। और ये ना सीक्वेंस में होता है, अगर आप मान लो अवेयर नहीं हो अपने बारे में, आप डायरेक्टली सोशल स्किल करने लग गए, आपको अता पता नहीं इमोशन मेरे क्या है क्या नहीं है, सामने आप बस बात कर रहे हो, हाँ भाई बढ़िया तुम बढ़िया बढ़िया, और उसको बात करने का मन ही नहीं कर रहा है, और आप बात कर रहे हो, और मन आपको मन कहाँ से पता चलेगा कि आप सामने वाले के बारे में समझ है ना। तो सीक्वेंस में करना है इस चीज़ को। अब थोड़ा सा आगे करते हैं। अब लास्ट टॉपिक, इस किताब का जो है लास्ट टॉपिक पे हम बढ़ जाते हैं आगे। लास्ट टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्लियर है? अब इतना भी क्लियर होगा ना इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी क्यों है। सक्सेसफुल होने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ही चाहिए। सक्सेसफुल होने के लिए क्या सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इस डैनियल गोलमैन एक बात बताते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं, मिनिमल आईक्यू, मिनिमल बेसिक लेवल आईक्यू भी चाहिए, और उसके ऊपर बिल्ड करना है इमोशनल इंटेलिजेंस। और आईक्यू है जेनेटिक पे डिपेंड, तो आईक्यू तो आप एक लेवल के ऊपर ले ही नहीं जा सकते, वो बैरियर लगा हुआ है। बट इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आपके अंदर आईक्यू है ही, आप पागल खाने से निकले, आप मान लो आप पागल से पागल खाने से निकले, आप प्रैक्टिस करो इमोशनल इंटेलिजेंस बनने की, पर आप थे पागल खाने से निकले हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला भैया। आपको बेसिक आईक्यू पहले बना के रखना है, बेसिक मैथ्स, बेसिक साइंस, बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, उसके ऊपर आपको बिल्ड करना है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस दे आर नॉट सेपरेट थिंग, अलग नहीं। पहले आईक्यू आएगा, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस है, हाँ लिंक्ड है हम दोनों, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एथिक्स। एंड एथिक्स, अच्छा, जैसे आपको पता होगा एक इंसान एथिकल है, एथिकल नहीं है, एथिक्स आपने नया वर्ड सुना होगा। अब देखो, क्या मान लो आप इमोशनल इंटेलिजेंस हो, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसका मतलब आप समझते हो चीज़ों को, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे इंसान हो गए? ये इसका मतलब है कि नहीं है? आपको सोचो, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्यों? अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्या इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे इंसान हो? क्या लगता है आपको? डिपेंड करता है, तो सामने बंदा फेक कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही। तो इस किताब में यही लिखा है, आपने बिल्कुल सही बताया। अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो मतलब आपके पास वो टूल है, वो स्किल है सक्सेसफुल होने का। मतलब आप तो ऊंचाइयों तक जाओगे ही जाओगे, बट ऊंचाई नेगेटिव सेंस में जाओगे कि पॉजिटिव सेंस में जाओगे, है ना। जैसे मैं आपकी बात करूँ, ये एक ग्राफ सा बनाते हैं, मान लो टेबल बनाते हैं, यहाँ समझाएगा सही से। जैसे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है और हाई है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे लो है। मान लो आपकी इंटेंशन गुड है, बैड है, गुड है, बैड है, ठीक है। अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है और ये इंटेंशन है, आपके इरादे, मान लो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत हाई है, बड़ा अच्छे था, और आपके इरादे भी गुड हैं, तब तो आप जो है पॉजिटिव सेंस में एक ऊंचाई तक जाओगे। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल लिख सकते हैं ना, APJ अब्दुल कलाम, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन और गुड इंटेंशन, गुड इंटेंशन, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस विद बैड इंटेंशन, यानी कि आप लोगों को समझते हो, फील भी करते हो, इमोशन भी समझते हो, या रिलेट भी कर लेते हो, सोशलाइज भी कर लेते हो, एम्पैथी भी रखते हो, पर आपके इंटेंशन कैसे है? खराब है। उस केस में क्या हो जाएगी? तो पहुंच जाओगे, बट नेगेटिव सेंस में। एग्जांपल उसामा बिन लादेन एक इंजीनियर हुआ करता था टाइम पे, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट, आईक्यू भी अच्छा और इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छा, लोगों से बातचीत भी बढ़िया, समझता भी था, दर्द सबको सब पता था उसको, इंटेंशन ही खराब थी। ऊंचाइयों तक तो गया बट नेगेटिव सेंस में गया। लो इमोशनल इंटेलिजेंस बट गुड इंटेंशन, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस जो है कम है, बट इरादे जो है वो ठीक है,
मतलब दर्द नहीं समझते, पर ये कि भाई समझते नहीं बट करना है। इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे, पेरेंट्स। कई बार हो जाता है ना कि समझे नहीं यार हमारी आवाज़ आप सुनते हैं, पर उन्हें पता नहीं जो भी है, पर हम आप यादें तो अच्छी होंगी, तो पेरेंट्स यहाँ पे आ जाए। अब हम आते हैं लो और बैड, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी लो है और बैड है। ये इस टाइप के हो गए, लोकल गुंडे होते हैं ना तो मवाली टाइप। इमोशनल इंटेलिजेंस तो है नहीं, ना समझते, इरादा भी करा, तो ये मवाली टाइप हो गए। देखो मवाली टाइप वाले सक्सेसफुल भी नहीं है, गुंडा बनना तो खतरनाक वाला बन रही है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस से गुंडा वाली भी देखो आप वो घटिया वाले होते हैं, ठीक है। और आपको एपीजे अब्दुल कलाम टाइप पे जाना है तो उसके लिए हाई इमोशनल इंटेलिजेंस और हाई गुड इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये बात, जैसे अब्दुल कलाम के साथ हम और भी लिख सकते हैं, महात्मा गांधी लिख सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छा था, समझते थे दर्द भी, साथ में इंटेलिजेंस भी अच्छी थी, है ना। तो महात्मा गांधी, तो ये ग्रेट समझा रहा है, ये मतलब ऐसे लोगों का एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको बनना है, आपको ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, वो आपको केस पड़ता है। याद देखना यहाँ IQ वाला ग्राफ इसमें है ही नहीं, किसी का IQ क्या है क्या नहीं, वो तो डिपेंड नहीं करता, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस डिपेंड करता है। क्लियर है ना सब कुछ, पूरा टॉपिक क्लियर। तो इथिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो जरूरी नहीं कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज इक्वल टू गुड पर्सन, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना। देखो ये ग्राफ मैंने सब बना रखा है, इसके नोट्स वगैरह चाहिए होंगे ना तो मैं दे दूंगा ये सारे नोट्स, देख रहा है ना, हाई इमोशनल एंड लो इमोशनल इंटेलिजेंस। अब लास्ट पॉइंट इसके किताब का जो है एकदम लास्ट पॉइंट है, एकदम लास्ट पॉइंट, अब खत्म है यहाँ का चैप्टर। एक लास्ट में नोट में इन्होंने ये बता रखा है कि जैसे कुछ आजकल के मॉडर्न डे रिलेशनशिप हो गए, मान लो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गई, तो एक बॉयफ्रेंड मान लो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चीट करता है, या एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ चीट करती है, तो यानी कि वो है कि वो अपना इमोशन समझ रहे हैं, दूसरे का भी समझ रहे हैं, है ना। और उसको रेगुलेट भी कर पा रहे हैं, बंदी उदास है तो खुश कर रहे हैं, खुश है तो उदास कर दे रहे हैं, है ना। बाकी लोग तो सोशलाइज भी कर रहे हैं, एम्पैथी भी जान रहे हैं। मतलब एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि अच्छा ही सुना था बढ़िया गांधी बंदे, एम्पैथी का मतलब है बस जानना, मैं आपकी बात जानता हूँ, मैं आपके इमोशन जानता हूँ, आपके इमोशन जानता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि क्या जो लोग चीट करते हैं वो भी इमोशन इंटेलिजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया आखिर में जाते जाते कि जो लोग अपने रिलेशनशिप को चीट करते हैं क्या वो लोग इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वो इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं, इसीलिए तो वो अपना समझते हैं दर्द, दूसरे का भी समझते हैं कि भाई ये क्या फील कर रहे हैं, तो उनको पता था किस वक्त क्या कितना मात्रा में कब बोलना है, उनको पता था, इसलिए वो चीट कर पाते हैं, है ना। तो डैनियल गोलमैन बोलते हैं कि भैया वो जो लोग हैं जो चीट करते हैं दे आर नॉट इमोशनल इंटेलिजेंट, दे आर फूल्स, सबसे बड़े गधे हैं। क्यों? इमोशन, अब यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन और क्लियर हो गया। वो कहता है इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप जो है सामने वाले की इमोशन समझे, रेगुलेट करें, डिपेंड करता है सामने वाला कौन है। अरे सामने वाला आपका जान पहचान का पर्सन है, उसके साथ तो आपकी बायसनेस है ना, आपकी बंदी जो आपके साथ है, अगर आप उसको रेगुलेट कर पा रहे हो तो क्या नया कर लिया, वो तो आपकी बात सुन ही लेगी, है ना। मतलब प्रांजल में हमारा बहुत अच्छा कनेक्ट है, गौरव और मेरा अच्छा कनेक्ट है, गौरव ने मेरे को कुछ बोला, मैंने गौरव को सुन लिया, बढ़िया सही बोल रहा हूँ, पर उसमें आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ी दिखी, मैं तो आपका दोस्त हूँ इसलिए सुन लिया मैंने आपकी बात, है ना। तो जो सोच रहा है ना कि मैं इमोशनल इंटेलिजेंट हूँ इसलिए मैं चीट कर पाऊंगा, सबसे बड़े गधेड़े वही हैं, सबसे बड़े फूल वो हैं। क्योंकि अगर आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट करनी है ना, कभी भी टेस्ट करनी है तो किसी रैंडम अननोन पर्सन पर टेस्ट करिए। जिम में गए, नया बंदा है, उससे बातचीत करी, उसको जो है मोटिवेट किया, उसको जो है खुश किया, उदास किया, वो करने की कोशिश करी उसके साथ, क्योंकि उसका और आपका कोई कनेक्ट थोड़ी है, बायसनेस थोड़ी है। अगर उसके साथ आप कुछ करो तो आपके अंदर है इमोशनल इंटेलिजेंस, वरना नहीं है। वो बंदी को चीट कर दिया और कह दे कि हम तो बड़े वो हैं, इमोशन समझते हैं इसलिए चीट कर पा रहे हैं, वही होता है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट पॉइंट ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते, कि आपके अंदर कितना इमोशनल इंटेलिजेंस है, मेरे अंदर कितना मेजर नहीं कर सकते, ये पॉइंट याद रखना। क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव टर्म है, कौन कितना समझ पा रहे हैं। गांधी बहुत समझ पा रहे थे सब लोग, है ना, हम भी थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, पर पता नहीं कर पा रहे ना किसमें कितना ज़्यादा, किसमें कितना कम। इसमें 100 इमोशनल इंटेलिजेंस में 90 है, इसमें 80 है, तो कोई मापदंड नहीं है कि इतना मेजर हम कर पाए, कोई इसकी इंची टेप नहीं कि माफ कर लिया इसका। तो अब आपके इस बात से सहमत रखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है ज़िंदगी में। इस किताब ने आपको क्या सिखाया अभी तक कि इमोशनल इंटेलिजेंस सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, पर बेर मिनिमम IQ भी चाहिए। ये भी इनके पागलखाने इंस्टीट्यूट के आगे इमोशनल इंटेलिजेंस बना रहे हैं अपनी बैठ के। और इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड कैसे करना है, मैंने वो क्लियर है,
एक केस स्टडी बच गई अभी भी। अब वो केस स्टडी मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट केस स्टडी है, ठीक है। अब आपको बता दूँ, अब डैनियल गोलमैन जो है ना, उनकी एक एनजीओ चलती है, बड़ी अच्छी एनजीओ है इनकी, क्रायो। जितना ये सब बकवास करिए बढ़िया होता है, सब होता है ये सब, ये ठीक है, मतलब अब उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लें कि कहाँ लगाया था, इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना। तो इन्होंने बोला कि स्कूल करिकुलम में ना इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पीरियड होना चाहिए। और क्रायो फाउंडेशन ने बोला कि हम ना एक कोर्स लेकर आएंगे, SEL, स्टूडेंट इमोटिव लर्निंग, SEL करके कोर्स आएगा। जैसे आपका पाइथन कोर्स होता है, तो क्रायो नाम की फाउंडेशन होगी जो स्कूल में जाके बोलेगी भैया SEL का कोर्स है, जिसको आना आ जाइए, तो बच्चे आएंगे। तो इन्होंने बोला कि हम ना 3 लेवल पर डिवाइड कर लेते हैं स्कूल को, प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर। ऐसे तो होता है, प्राइमरी में छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं, सेकेंडरी में वो 9th 10th टाइप के पहुँच गए, और सीनियर में 11th 12th। तो उन्होंने बोला एक काम करिए, प्राइमरी में ना आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चालू करनी है, सिखानी, यूजिंग इमेजेस एंड कार्टून्स, इमेजेस, कार्टून्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। उन्होंने बोला बच्चों के पास जाइए आप, साथ साथ देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला करिकुलम में डालने के लिए आप बच्चे के पास जाइए, उनको इमेज दिखाइए, उनको कार्टून दिखाइए, और टीचर जो है फेस बना के दिखाइए, जैसे ऐसे बैठ गए टीचर। बच्चे से बोला कि बताओ कैसा लग रहा है मेरा शक्ल देख के। तो छोटे छोटे बच्चे बोले कि भाई सर आप उदास से लग रहे हो, ऐसा करा, कैसा लग रहा है सर आप खुश लग रहे हैं, अरे खुश नहीं हूँ, ये नकली स्माइल है। तो ऐसे बच्चों को मतलब उन्होंने बोला कि आप ना बच्चों को ये सिखाइए कि क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, ये पसंद। फिर सेकेंडरी में जब जाएंगे तब उनको ना रियल लाइफ सिचुएशन दीजिए, रियल लाइफ सिचुएशन दिखाइए, यानी कि उनको मूवीज दिखाइए और उनसे पूछिए कि कैरेक्टर को क्या लग रहा है, कि कैसा फील हो रहा होगा उसको, है ना। जैसे आजकल की यश राज की पिक्चर रहती है, उसमें बोलते हैं क्या यही प्यार है, क्या मनोज तुमको भी लग रहा है कि यही प्यार है, जो समझ ही नहीं पा रहा कि वो यही प्यार है, यानी कि वो सेल्फ अवेयर ही नहीं, तो इमोशनल इंटेलिजेंट ही क्या है ना। तो उन बच्चों को ना मूवीज से और किसी हिटलर की ऑटोबायोग्राफी दिखानी है, बताना है कि भैया इस वर्ल्ड वॉर में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो इस सिचुएशन में वो क्या इमोशन अपने अंदर रख रहा होगा, उसके बारे में आप अवेयर रहो, क्योंकि पहला स्टेप अवेयरनेस का ही है। इस केस में भी हम अवेयरनेस ही सिखा रहे हैं, देखो है ना। अवेयरनेस कैसे दिखा रहे हैं कि इमेज दिखा रहे हैं, कार्टून दिखा रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। जब सेकेंडरी में जा रहे हैं इसमें भी अवेयरनेस दिखा रहे हैं, मूवीज दिखा दी, है ना, कोई सीरीज दिखा दी, कोई चैप्टर पढ़ा दे हिस्ट्री का तो बताया। उस वक्त आप सोचो लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे, ऐसे उनको सोचने पर मजबूर करिए। और सीनियर में बोला कि पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप करेंगे, यानी कि इतने साल तक हमने क्या सिखाया, अवेयरनेस, और दूसरे में सीनियर में हम करेंगे रेगुलेशन। जैसे सीनियर आया, मतलब सीनियर की क्लास में मान लो आप 12th क्लास में हो, मान लो मैं आपका टीचर हूँ, मैंने बोला कि भैया कल सेकंड पीरियड गेम्स का होगा, और मैं 1 महीने से बोलता हूँ गेम्स गेम्स गेम्स, सारे एक्साइटेड हैं बहुत, मैं बोलूँगा मैं सबको ड्रेस भी दूंगा, गेम्स भी दूंगा। जैसे ही फर्स्ट पीरियड लगता है बच्चे एक्साइटेड, सेकंड आने वाला है, जैसे ही सेकंड आया, मतलब चलिए मैथ्स निकालिए, बोले क्या, अरे भैया मैथ्स निकालिए, क्या हो गया आपको, मैथ्स निकालिए, ये बकवास वकवास नहीं चलेगी, मैथ निकालिए, फिर एक दो बच्चों के चांटे मार दूँ, बच्चे उस समय बड़ा खड़ूस टीचर है, उस वक्त जो बच्चों को गुस्सा आएगा उसको कंट्रोल करने की बात सिखाई जाएगी स्कूलों में। तो बोले अब मान लो कोई जो है किसी को बोल दिया कि किसी को फर्स्ट टाइम बोला पास नहीं हो गया, फेल हो गया, वो बोलेगा बड़ी मेहनत कर दी, बोले आंसर देखे आपने गूगल लिखे तो वो दाग जाएगा, बोलेगा अब कल जो है आपको अपने पापा को लेकर आना, कल आपने वो भगा दिया है, उसके पापा बड़े स्ट्रिक्ट है, तो कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा उस सिचुएशन में, क्या अपने इमोशन को कैसे इंटेंसिटी कम करता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स स्कूल में आएंगे तो उनको पता होगा दैट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए कुछ भी, बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए कुछ भी, कि टीचर आया, बच्चे बातचीत करी, फिर घर गया तो घर में इमोशन के साथ जाएगा, वो टल, उसके पापा को पता है वो एक लर्निंग प्रोसेस है उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो यानी कि आपको समझना है, यहाँ पे अवेयरनेस की बात की, यहाँ पे रेगुलेशन की बात की, गुस्सा दे दिया कभी बच्चे को, कभी सैडनेस दे दी, कभी एक्साइटमेंट दे दी, और एक्साइटमेंट इतनी बढ़ा दी, बोला कंट्रोल करके दिखाओ सर, बोला कि घूमने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे वहाँ पे दिल्ली घूमने जाएंगे, फिर बोलती नैनीताल जाएंगे, आखिर दिन खुश हो गए बच्चे, पागली हो गई, और फीस भी नहीं देनी, ऐसा बोलती है। एक्साइटमेंट को कम करके दिखाओ, अपने इमोशन को कंट्रोल करो। और ये सब हुआ, याद रखना ये सब हुआ, और जब ये सब हुआ ना तो 2002 जब मेरा जन्म भी हुआ था, तब एक रिपोर्ट निकल के आई। क्या 2002 में? तब 2002 में ये सब हो चुका था, एक पूरा मतलब केस स्टडी उनकी चल रही थी। और जब वो बच्चे जब बड़े हुए, ये वाले बच्चे जब बड़े हुए, तो उसमें पाया गया कि बच्चों की ना 70% एकेडमिक्स की इंप्रूवमेंट दिखी, बच्चे पढ़ाई में अच्छे होने लग गए 70%, यानी कि EQ डेवलप किया तो IQ कुछ होने लग गया अपने आप।
ठीक है। और एकेडमिक्स के साथ 25% बच्चों का ना डिसिप्लिन आ गया, स्कूल में जो हंगामा करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, वो आ गया, ठीक है। और 50% जो है अदर जेंडर के लिए रिगार्ड बढ़ गया, दूसरे जेंडर के लिए। तो ये आउटकम जो है हमको देखने को मिलते हैं। तो मैंने इस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आउटकम जो है हमको इस एक्सपेरिमेंट से मिले, जो ये क्रायो करके जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसमें हमको ये मिले। और बिहेवियरल चेंज हमको देखने को मिला, 75% बच्चों का बिहेवियर चेंज हो गया। जो रूड बच्चे थे ना, अरे भाई मार देंगे क्या दिक्कत है, कट्टा वट्टा ले आए, वो चेंज हो गए, उन बच्चों का चेंज हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है। और ये फाउंडेशन इतनी ऊपर गई, SEL का कोर्स इतना ऊपर गया ना, यूनेस्को ने 2012 में बोला, यूनेस्को पता है ना, यूएन ऑफ आती है, यूनेस्को ने बोला ये कोर्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा। तो आज भी वेस्टर्न कंट्रीज में इमोशनल इंटेलिजेंस के कोर्स चलते हैं। कौन लेकर आया? डैनियल गोलमैन। और डैनियल गोलमैन के स्कूल्स में इस कॉन्सेप्ट को लगाया गया और इमोशन के पीरियड की शुरुआत होती है, ताकि बच्चों को अवेयरनेस रहे चीज़ों को, और बच्चों को पता है हमारे साथ जो है ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की शुरुआत होती है यहाँ से, SEL क्रायो फाउंडेशन किसकी थी? डैनियल गोलमैन की थी, ठीक है। डैनियल गोलमैन आज भी जिंदा है और इस चीज़ पे जो है रिसर्च करते रहते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, इसके पहले मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरी क्यों है, सब बताया ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बताया मैंने आपको, लीडरशिप क्वालिटी, टीम स्पिरिट बताई, हेल्थ के बारे में बताया, फैमिलीज के बारे में बताया, रिलेशनशिप्स के बारे में बताया, सबसे बढ़िया चलेगा आपका, गुड वर्क कल्चर के बारे में बताया, है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना, फार्म प्रोटेक्ट बताया आपको। तो इससे आप सस्टेन कर पाओगे, बात सस्टेन की है, लंबे समय तक सक्सेस, है ना। फिर तो मैंने इतना बता दिया कि ये ज़रूरी होती है और सुनने में अच्छी लग रही थी। तो ये ना एविडेंस है, ये वो प्रूफ है जो डेटा के साथ हम बता सकते हैं कि इसको अप्लाई करके रिजल्ट आए हैं, ठीक है। तो ये किताब जो है हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। हमने जो इसको 1.5 घंटे में डिस्कस किया, इसमें कोई डाउट है किसी का तो पूछ सकता है। और ये किताब भाई पढ़ने में बड़ा टाइम लगा था, तो हम कोशिश कर सकते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट में हमने पढ़ा था छोटी छोटी आदतें बनाई जाए धीरे धीरे, है ना, और ऐसी बनाया जाए कि मतलब पता ही नहीं चले कि ऐसी आदत है। तो जो सेल्फ अवेयरनेस वाली चीज़ है ना, इसको हम एटॉमिक हैबिट से अप्लाई कर सकते हैं कि कोई इमोशन आ रहा है तो जल्दी से आए तो आदत होनी चाहिए कि बस समझ लें कि क्या आ रहा है, कंट्रोल की बात नहीं, बस समझ लें कि अभी खुशी हो रही है, अभी उदास हो रहा है, अभी नींद आ रही है, अभी बोर हो रहा है, अभी घर जाना है, अभी भूख लग रही है, वो पता होना चाहिए, वो ऐसी आदत होनी चाहिए। तो पुरानी बुक और नई बुक लिंक करके पढ़ना चलेगा हमको। पुरानी एटॉमिक हैबिट हो गई, नई बुक इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई, दोनों को लिंक करना है आपको कि कैसी आदतें बनाए जिससे हमारा ये ठीक हो जाए, छोटी छोटी बनाए। वो हमने पहले पढ़ लिया था, उसका नॉलेज जो है यहाँ लगाइए आप, और कैसे लगाएंगे वो आप बनाइए, चाहे लिस्ट तैयार करिए अपनी, जो करना आप करिए। बट मैंने आपको पूरी एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ इस बुक को मैंने खत्म कर दिया। इस बुक को जिसको भी पढ़ना है वो पढ़ सकता है। वैसे मेरे पास फिजिकल नहीं, मैंने किंडल पे ली थी इस किताब को, ठीक है। तो बाकी PDF भी मिल जाएगी इसकी। दिक्कत क्या है ना, PDF कंप्लीट नहीं होती तो लेना ही पड़ता है। तो मेरे एक सीनियर का टैबलेट था, मैंने उनसे बोल के लाई थी, तो मैंने तो उनसे भी पढ़ी, ठीक है। तो इतना क्लियर है ना इस किताब में, और किसी का डाउट? अब देखो बाकी किताब जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो रीड करने की, बाकी किताब आप रीड कर सकते हो, बट इसके कॉन्सेप्ट को जिंदगी में हमेशा याद रखना। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, यानी जैसे गौरव ने बताया थिंक एंड ग्रो रिच, वो ठीक है, बट उसके साथ ये स्किल भी चलती रहनी चाहिए साथ साथ, है ना, कि आपका माइंड सेट ऐसा हो रहा है, ठीक है, बट ये सारी चीज़ें भी आपके साथ साथ रहे ना, उससे आपको जो ऊंचाइयों तक आप पहुँचोगे। खाली DSA तक सीमित मत रहना आप, ठीक है, सारे लोग डेवलपमेंट DSA तक, ये स्किल बनानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की दिहाड़ी यही खत्म करते हैं, और फिर आज DSA तो नहीं कर पाएंगे मेरे को लग रहा है ना, टाइम भी हो रहा है, तो कल देखते हैं, कल जैसा भी हो कल बात करते हैं।